सारे बड़े नेता जो बिहार में जा रहे थे चुनाव प्रचार करने के लिए, वो लगातार मुद्दों को छोड़कर बिहार की जनता को इस बात का एहसास कराने में जुट गए थे कि अगर आरजेडी, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जंगल राज की स्थिति हो जाएगी। वही कुछ होगा जो 15 साल पहले हुआ करता था। इसीलिए लोग डरे सहमे नजर आए। और एक बड़ा फैक्टर जो बातचीत दीपक जी हमने महसूस की लोगों से बातचीत करने में, जो युवा है, अगर मैंने सुबह भी आपको याद होगा ये बातचीत कही थी कि अगर 40 साल की उम्र को एक बैरियर मान लिया जाए, जो नीचे है करीब 30-35, 25 से 35 साल की उम्र के जितने युवा हैं वो लगातार तेजस्वी के पक्ष में थे। वो ये कह रहे थे कि ठीक है हमें नौकरी चाहिए। लेकिन 40 साल से ऊपर के जितने लोग हैं वो लोग ये कह रहे थे कि इन लोगों को ये नहीं पता है कि दरअसल 15 साल पहले क्या हुआ, उन्होंने वो दौर नहीं देखा है। और मुझे लगता है कि शायद इस फैक्टर ने काम किया है। और 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं, 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्होंने शायद एकजुट होकर मतदान किया है। और अब शायद बिहार विधानसभा की नई तस्वीर कुछ ऐसे हो सकती है। मेरे ख्याल से एक रिवर्स सिचुएशन अगर आप देखें, अगर मुस्लिम यादव वोट कंसोलिडेट हुआ है तो क्या एनडीए के साथ अपर कास्ट वोट कंसोलिडेट हो गया है, इसको भी हमको देखना होगा। अगली जातियों ने किसको वोट दिया है, क्योंकि बिहार में इस बात का डर हमेशा से रहा है कि अगर आरजेडी आ जाएगी तो फिर मुस्लिम यादव वहां पर आतंक मचा देंगे, जुल्म कर देंगे। इस तरह की बातें हमेशा वहां होती रही है। इस वक्त हम बिहार की असेंबली की सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं। एनडीए 134 पर आगे है, 99 सीटों पर महागठबंधन है, अदर्स के खाते में 3 है और लोक जनशक्ति पार्टी 7 पर, तो ये भी जाएगी, तब 141 हो जाएंगे एनडीए के। बीजेपी अकेली 76 सीटों पर आगे है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और राकेश, हमने कई बार लोगों से पूछा, नीतीश से नाराज थे लेकिन बीजेपी के लिए कह रहे थे कि अगर बीजेपी अकेले लड़ लेती तो हम शायद उनको मेजोरिटी दे देते। 110 में से 76 सीटें, अप्रोक्सीमेटली 80% प्लस का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये बात भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन इसके साथ ही लोग, दीपक जी, ये भी कह रहे थे कि हम किसी भी कीमत पर आरजेडी को वापस लाने का जोखिम नहीं उठा सकते। बहुत जगहों पर महिलाएं इस बात को कहती नजर आई कि ठीक है नीतीश से नाराजगी थोड़ी बहुत है, नीतीश ने काम नहीं किया, नीतीश ने नौकरी नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद क्या हम जंगल राज को वापस ला सकते हैं। और देखिए, हमने एक बाकायदा इस पर रिपोर्ट भी दिखाई थी कि महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो जो बंपर वोटिंग हुई है और करीब 6 से 7% का जो डिफरेंस है, मुझे लगता है कि उन्होंने भी एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। और पिछले कुछ चुनावों का इतिहास है कि जब भी महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो वो वोटिंग परसेंटेज एनडीए के पक्ष में जाता गया है। 59.7% महिलाओं ने वोटिंग की है, जबकि पुरुषों ने 54.7%, यानी करीब करीब जो 5 से 6% का जो डिफरेंस है वो लगता है कि एनडीए को संजीवनी दे गया। और पहले 60.5% वोटिंग थी, 53.3% पुरुषों ने वोट डाले थे, जिसका फायदा पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को मिला था। और कुछ वही तस्वीर एक बार फिर से बिहार की सियासत में, यानी जो जातियों की बातचीत आपने की, जो जंगल राज का डर बीजेपी ने दिखाया, या फिर जो महिलाएं वाकई इस बात को कहती नजर आई। कुछ मैं नवादा गया था, राजगीर गया था, हालांकि ठीक है वो नीतीश कुमार का इलाका है, उसके आसपास में बख्तियारपुर भी गया था, आसपास के जिन इलाकों में मैं घूमा वहां पर लोग ये कहते नजर आए थे कि ठीक है नीतीश से ऐसा नहीं कि हम 100% खुश हैं, नीतीश को लेकर कई आरोप भी हैं, लेकिन लोग ये कहते नजर आए कि कम से कम हम रात को 11 बजे जाकर नुक्कड़ की दुकान पर चाय तो पी सकते हैं, नहीं तो शाम को 7 होते होते दुकानें बंद हो जाती थी, मार्केट बंद हो जाते थे। व्यापारी वर्ग एकमुश्त नीतीश के पक्ष में था क्योंकि इससे उन पर असर पड़ रहा था। तो एक बार फिर से विधानसभा का ग्राफिक देखते हैं। राकेश, एक्सप्लेन करिए विधानसभा का ग्राफिक कैसी दिखाई देगी इस बार बिहार विधानसभा 2020 में। तो ठीक है, दिखाते हैं 2020 की विधानसभा। और विधानसभा से तो आपने भी शो किया और हमने भी बुलेटिन की थी पहले चरण के मतदान के बाद, जो है मतदान वाले दिन। देखिए, बीजेपी प्लस यानी जो अलाइज है एनडीए का, वो 134 सीटों पर, यानी करीब करीब देखिए आप आधे विधानसभा से ज्यादा हिस्से में इनके विधायक बैठेंगे। इसके साथ ही 122 ही बहुमत के लिए चाहिए। दूसरी ओर देखिए जो हरी हरी सीटें आपको दिखाई दे रही हैं, 99 आरजेडी प्लस है, वो बैठेंगे उस ओर, यानी ठीक अपोजिट साइड में जिधर विपक्ष। और मुझे लगता है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव को अब लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पर ही बैठना पड़ेगा। एलजेपी साथ, अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बीच में एलजेपी की एक अलग से लाइन लग जाएगी दीपक जी, कि क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि बिहार में वो एनडीए के साथ नहीं है, केंद्र में जरूर एनडीए के साथ है। अदर्स को मुझे लगता है कि 2-3 कुर्सी कहीं साइड में दे दी जाएगी। हाँ, वैसे नीतीश ने कहा था अंत भला सो सब भला, अंत भला हो रहा है नीतीश कुमार के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है राकेश। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि उसके बाद कई सारे कार्टून बात आ गए कि कहीं अंतरात्मा की आवाज बाद में बदल ना जाए, अंतरात्मा की आवाज अगर बाद में बदल गई। लेकिन ये बात बड़ी दिलचस्प होगी कि अगर अंत भला तो सब भला, और वाकई नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है, तो आगे बिहार की सियासत में चूंकि बीजेपी अब अगर ज्यादा सीटें ला रही है जेडीयू की तुलना में, तो क्या बीजेपी इस टर्म के बाद बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगी बिहार में? लेकिन ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको हमको दोहराना जरूरी है, अभी तक हम सोर्सेस के हिसाब से चला रहे थे, लेकिन अब चुनाव आयोग के रुझानों में
चुनाव आयोग के रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। सीधे चलते विद्या के पास, क्या कह रहा है चुनाव आयोग विद्या? दीपक जी, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम बताने जा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए, चुनाव आयोग यानी कि बहुत प्रमाणिक तरीके से अब हम दिखाने जा रहे हैं कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सा गठबंधन आगे चल रहा है। ये देखिए, जरा दिखाइए, सबसे पहले ये दिखाइए कि कौन सा गठबंधन आगे चल रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि चुनाव आयोग का जो डाटा है वो क्या बता रही है। देखिए, 70 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी आगे चल रही है, 48 सीट पर जेडीयू और 6 सीट पर विकासशील इंसान पार्टी, यानी कि बहुमत का आंकड़ा अगर देखें तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एनडीए ने पा लिया है। दीपक जी, ये बहुत प्रमाणिक जानकारी होती है, क्योंकि चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जो भी जानकारी दी जाती है वो तभी दी जाती है जब उसकी प्रामाणिकता हो जाती है। हालांकि आज के दिन जब चुनाव का रिजल्ट आ रहा होता है तो कई सोर्सेज से नतीजे और रुझान आ रहे होते हैं, जिसकी जानकारी तमाम अखबार और न्यूज चैनल्स के जरिए दिए जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग का जो वेबसाइट है वो बहुत ऑथेंटिक होता है, इसीलिए हम अपने दर्शकों को यहां से सीधे सीधे जानकारी दे रहे हैं। अब बताते हैं कि आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के पास कितनी सीटें रुझान में है। 62 सीटें। देखिए, 62 सीटें आरजेडी के पास, और कांग्रेस की सीटों की अगर बात कर लें तो कांग्रेस के पास 20 सीटें रुझान में। 70 में से 20 सीटों पर रुझान में दीपक जी इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। ठीक है विद्या, हम आपके पास आते रहेंगे। निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है, चुनाव आयोग के रुझानों में एनडीए को बहुमत। जेडीयू दफ्तर का रुख कर लेते हैं। मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, तस्वीरें दिखाइए। अब तो वहां पर कम से कम तस्वीर बदल गई होगी, लोग पहुंचने लगे होंगे, जरा फटाफट तस्वीरें दिखाइए। देखिए राकेश, माहौल बदल चुका है। पहले आरजेडी दफ्तर में जश्न का माहौल बनना था, लेकिन अब जश्न का माहौल जो है वो आपको जेडीयू दफ्तर के बाहर दिखाई देगा। कुछ लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर आपको नृत्य करते हुए भी नजर आएंगे, और देखिए यहाँ पर ये बजाते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि जो लगातार जो माहौल है यहाँ पे बदलता जा रहा है। लगातार जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर पहले जो मुख्य प्रवक्ता है जेडीयू के संजय सिंह से हमने खास बातचीत की, तो उनका ये कहना था कि हमने तय कर लिया था, पहले से ही हमको मालूम था कि जो है वो नीतीश कुमार जीतेंगे। आप जश्न मना रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी ने बिहार के जनता ने विकास के भरोसा किया है, और तीर पर मोहर लगा करके कमल पुनः एक बार नीतीश कुमार के सत्ता के करीब पहुंचाया है। इसलिए नीतीश कुमार अपार बहुमत के साथ राज तिलक होगा। विचारों की जीत है। का माहौल है, अभी वक्त है नतीजों में, लेकिन रुझानों के मुताबिक जो है एनडीए को बहुमत मिल चुका है, और जश्न का माहौल जो है ये बताइए, अभी तो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, कुछ नेता पहुंचेंगे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। देखिए, जेडीयू दफ्तर के भीतर कुछ नेता जरूर आए। संजय सिंह थोड़ी देर पहले आए थे, वो चले गए। कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। उनका ये कहना है कि बिहार में तरक्की दिखती है, नीतीश सबके हैं, इस वजह से हम चुनाव जीत रहे हैं। तो कुल मिला के देखिए, अब देखने वाली बात यही होगी कि इस दफ्तर के सामने और दफ्तर के भीतर कौन कौन से नेता आते हैं, क्योंकि जो माहौल बदला है, जो एनडीए के पक्ष में माहौल बदला है, भले ही नीतीश जीत रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आपको दिखाई देगी। यहाँ पे थोड़ी देर पहले सन्नाटा था राकेश, पूरा सन्नाटा था, लेकिन यहाँ पे कार्यकर्ताओं का हुजूम आप धीरे धीरे देखेंगे। परखा है जिसको, चुनेंगे उसी को। आप देखिए, सबसे बड़ा नारा जेडीयू दफ्तर के सामने, सबसे बड़ा पोस्टर नीतीश के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया था उस पर लिखा है कि परखा है जिसको, चुनेंगे उसी को। तमाम वो कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर पर अब कूच कर चुके हैं, उनका आना शुरू हो गया। वो अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले वक्त में इन कार्यकर्ताओं का उत्साह और कितना बढ़ता है। जी राकेश, बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का उत्साह तो बढ़ेगा, जश्न बढ़ता जाएगा, लेकिन दीपक जी, तेजस्वी हर रैली में ये कहते थे कि चुपचाप लालटेन छाप। यहाँ तो लगता है कि चुपचाप जो है कमल और तीर छप गया, चुपचाप कमल और तीर छप गया। मोहित, हर रैलियों में नारा होता था चुपचाप लालटेन छाप तेजस्वी का, लेकिन इस बार तो दांव उल्टा पड़ गया, और जो बीजेपी और जेडीयू कहते थे कि उनके वोटर शांत हैं, खामोश हैं, वो असर दिखा गया है। उन्होंने शांति से अपना काम कर दिया। जो बिल्कुल ये लगातार ये बात कही जा रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो वोटर्स हैं वो खामोश है, और खामोशी से उन्होंने कमाल कर दिया जो अब तक के रुझान है। जहां तक लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं का क्या रुख रहा इस पूरे चुनाव में। मोहित अपनी बात कहते कहते आप जरा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भी नजर डालिए। अगर कोई नेता दिख जाए और कार्यकर्ता, तो जरा उनसे बातचीत भी करिए, क्या उनकी उम्मीदों के हिसाब से, क्योंकि अब उनकी बातें सुनना मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा दिलचस्प होगा। देखिए, चुनाव आयोग एक बार फिर से बता रहा है, चुनाव आयोग के रुझानों में एनडीए को बहुमत। चुनाव आयोग के रुझानों में एनडीए को 123 सीटें,
इसके अतिरिक्त एलजेपी भी है, अगर एडिशन चाहिए तो एलजेपी मिल सकती है। चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी को 70 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। जेडीयू को 48 सीटें मिल रही हैं। 70 और 48 118। बिल्कुल निश्चित तौर पर 70 और 48 118 और बीजेपी, मुझे लगता है दो पार्टियों को सबसे ज्यादा फायदा हो गया। चुनाव आयोग के रुझानों में एनडीए को 123 सीटें, ये देखिए आप 123 सीटें रुझानों में। चुनाव आयोग के रुझान सबसे ऑथेंटिक। सुनते हैं नेता क्या कह रहे हैं। सीटों का जो रुझान है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बहुमत की ओर बढ़ रहा है। पता था कि माहौल बदलेगा। आपको फिर से तस्वीरों को दिखाते हैं कि किस रूप में लोग यहाँ पे जश्न मनाते हुए आपको दिखाई देंगे। जी ठीक है, तस्वीरें आप मोहित दिखाते रहिए। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए बीजेपी दफ्तर और जेडीयू दफ्तर की दोनों तस्वीरें। वहां पर अब भीड़ बढ़ने लगी है, कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं, ढोल नगाड़े बजने लगे हैं, मिठाइयां बहुत जल्द आपको दिख जाएंगी, पटाखे फूटने। ठीक 11 बज के, अभी क्या टाइम हो रहा है, 11:41। कल का सीन इमेजिन करिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में क्या हालत थी। एग्जिट पोल को देखने के बाद बिल्कुल शांत पड़े थे दफ्तर, लेकिन आज 11:41। ये देखिए जेडीयू दफ्तर में जश्न का माहौल है। 11:41। अब नहीं लगता कि ये ट्रेंड रिवर्स होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस पटना में और जेडीयू का ऑफिस पटना में। 15 साल के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार सत्ता पर बैठेंगे। नीतीश कुमार ने हर अपने आलोचकों को, हर विश्लेषकों को गलत साबित कर दिया है। अब देखिए जेडीयू के अंदर जश्न का माहौल, जेडीयू के अंदर जश्न का माहौल, बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। और एक बार फिर से बिहार की सियासत में तो कम से कम एग्जिट पोल तमाम गलत साबित होते दिखाई दे रहे हैं, गलत साबित होते दिखाई दे रहे हैं। और पिछले 15 सालों से जो है, और आज दीपक जी आईपीएल का फाइनल भी है, 2020 मुकाबला भी, और कुछ 20 साल के अंदाज में फिर होंगे, और 20 साल फिर से हो जाएंगे। बिल्कुल 20 साल के मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार, अगर 5 साल अपने पद पर वो बने रहते हैं। देखिए आप किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। चुनावी रैलियों में मास्क जरूर, बिल्कुल कल की बात की जाए तो एग्जिट पोल को देखने के बाद मायूस हो गया था एनडीए गठबंधन। उनको भी लग रहा था कि शायद सभी एग्जिट पोल एक तरफ जा रहे थे, महागठबंधन को बम्पर जीत दिला रहे थे। लेकिन देखिए हमारा लोकतंत्र कितना महान है, आज परिवर्तित हो गया पूरा का पूरा इलेक्शन का रिजल्ट। आज एक बार फिर से एनडीए ने बाजी मार ली है और हम आपको दिखा रहे हैं मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी एक बार फिर चली है बिहार के अंदर, और आरजेडी एक बार फिर सत्ता से दूर। तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा झटका, क्योंकि वो तो ये मान के बैठे थे कि मुख्यमंत्री पद की शपथ वो लेने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर, लेकिन अब जो परिणाम आया है उसके बाद एक बहुत लंबा संघर्ष फिर से तेजस्वी को करना पड़ेगा अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए। क्यों राकेश? बिल्कुल लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं तो एक तस्वीर पर देखिए बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है दीपक जी, कम से कम आप जितना गए, जितनी रैलियों में और जितनी जगहों पर मैं गया, मास्क लगाए लोग बिहार में नहीं दिखे। लेकिन चलिए जीत के बहाने, जश्न के बहाने बीजेपी वाला मास्क दिखाई दे रहा है। बीजेपी वाला मास्क लेकर लोग आ गए हैं और उसको भी लगाने की बजाय वो कैमरे की ओर दिखा रहे हैं कि उस कमल वाले मास्क के साथ साथ उनकी तस्वीर आ जाए। रुझानों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत है, ना सिर्फ जो हमारे इनपुट्स आ रहे थे उसके हिसाब से, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी वेबसाइट पर भी जाहिर कर दिया है, अभी स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए रुझानों में बहुमत की ओर है, बहुमत उसे मिल चुका है। एनडीए 134 सीट पर आ गया है। आरजेडी प्लस यानी जो महागठबंधन है वो 99 सीटों पर, एलजेपी 7 सीटों पर, अदर्स के हिस्से में 3 है। और अब ये जो फासला बढ़ गया है, अगर एनडीए और महागठबंधन के बीच जो 35 सीटों का फासला है, इन 35 सीटों के फासले को, इस खाई को पाट पाना अब थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। हो सकता है 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, सीट जीत और हार का अंतर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सीटों में बहुत ज्यादा कोई अंतर आएगा ऐसा फिलहाल लगता नहीं है। बीजेपी को 20.57% वोट अभी तक, जेडीयू को 15.03% वोट अभी तक, और मुझे तो लगता है सिर्फ 2 पार्टियों को दीपक जी सबसे ज्यादा फायदा, बीजेपी को और उधर कांग्रेस को। बीजेपी और कांग्रेस को, मैं कांग्रेस को ज्यादा फायदा नहीं मानता हूं, क्योंकि कांग्रेस 20 के आसपास है। अगर पिछले बार की उनकी टैली देखी जाए तो वो 30 के आसपास थे, 27 सीटें थी, तो 7 सीटों का फिर भी कांग्रेस को घाटा हो रहा है। आपको ये देखना होगा, मेरे ख्याल से 30 के आसपास सीटें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 29 थी। आप जरा एक बार टैली करके देखिएगा वो सीटें, कंप्यूटर पे गूगल करके देखिएगा। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं, अब नहीं लगता कि कोई फासला पाट सकते हैं तेजस्वी यादव। एक बार फिर सत्ता से बहुत दूर जाते हुए दिखाई दे रहे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार, और एक बार फिर से नीतीश कुमार की ताजपोशी होने वाली है। एग्जिट पोल का बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए तमाम एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि भाई इस बार तो नीतीश कुमार हारने वाले हैं, बुरी तरह हारने वाले हैं।
तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, 140 से 160 सीटें लेकर आएंगे। लेकिन अब साफ साफ दिखाई दे रहा है 134 सीटों पर एनडीए आगे है और अब 35 सीटों का फासला पाट नहीं सकती है। अब आरजेडी हसनपुर, तेज प्रताप पीछे है, तेज प्रताप पीछे, लेकिन तेज प्रताप के ससुर आगे हैं। तेज प्रताप के ससुर आगे, और आपने ठीक कहा 27 सीटें थी पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी कांग्रेस ने, 22 सीटें इस बार हैं, लेकिन 5 का नुकसान। लेकिन नुकसान ज्यादा तेजस्वी को कर गए। जी बिल्कुल, 70 सीटों पर 70 सीटों। और पिछली बार उन्होंने मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 20 सीटें कम लड़ी थी उन्होंने, लगभग 20 सीटें कम लड़ी थी। सीधे चलते हैं मोहित के पास, जेडीयू दफ्तर। मोहित, लड्डू खाए कद आपने? अभी तक नहीं खाए। लड्डू या सफेद रसगुल्ला, कौन सा वाला? मोहित, आवाज आ रही है आपको? मोहित लड्डू खाने में ज्यादा बिजी लग रहा है। मुझे लग रहा है उनका निशाना, आपका निशाना लड्डू पे है, लड्डू पे या सफेद रसगुल्ले पे? मोहित, बात सुनी नहीं रहे आप हमारे स्टूडियो से। देखिए, जो मिल जाएगा उसी जो मिल जाए, मुझे समझ आ गया, जो मिल जाए वो चलेगा। आप कांग्रेस बीट कवर करते हैं, कांग्रेस बीट कवर करते हैं आप, जो मिल जाए चलेगा। जी, स्थिति तो वही बन गई है यहाँ पे कांग्रेस की। हम लोग तो पत्रकार हैं, निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करते हैं, लेकिन जो मिलेगा वो चलेगा। दीपक जी स्टूडियो से आपका जश्न देखना चाहते हैं, दीपक जोशिया जी, तो देखिए किस तरीके से ये लोग जश्न मनाते हुए आपको दिखाई देंगे। और जो कहा जा रहा था कि जो यहाँ पर जो माहौल जो है उसमें खराबी आ गई थी, लेकिन माहौल में जो तब्दीली दिखाई दी है। महिलाएं भी मेरे साथ दीपक जी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? महिलाओं का मत पड़ा है क्या बहुत ज्यादा जेडीयू में? 5% कहा जा रहा है कि महिलाओं ने ज्यादा दिया वोट। हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं, पूरे बिहार की महिला पूरे सम्मान के साथ वोट की है, क्योंकि हमारे बिहार में शांति का माहौल हमारे मुख्यमंत्री जी गुदरी के खराब हो गया था, तो माहौल ठीक लग रहा है। कहा जाता है हमारे मुख्यमंत्री जी को गुदरी का लाल, और विपक्षी लोग इनको संन्यास लेने का काम करते थे, विदाई करने का तय करते थे। मन बना लिया था कि पिताजी 9 तारीख को जेल से छूट के आएंगे, 8 तारीख को 9 तारीख को बर्थडे गिफ्ट देंगे और 10 तारीख को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। वाह रे वाह! और नीतीश जी की विदाई कर रहे थे, खुद की विदाई हो जाएगी उनकी। जादू चला है मोदी जी का या नीतीश जी का? कहा तो ये जा रहा है मोदी जी का जादू। लड़वाने का काम क्यों कर रहे हैं? मोदी से नीतीश दोनों जाए इंडिया ता इंडिया। नहीं, लेकिन मोदी जी की फोटो सबसे आगे थी। नीतीश बिहार का चेहरा तो नीतीश कुमार ही है। देश का चेहरा? देश का चेहरा नरेंद्र मोदी जी हैं। नीतीश जी के चेहरा पर लड़ा गया है। जादू किसका चला, मोदी जी का, नीतीश जी का? अब ये तो नीतीश जी का ही जादू चला, मोदी जी का भी जादू चला, इसमें दो राय नहीं है। जवाब देखिए, डिप्लोमेटिक जवाब दे रही है, लेकिन कुल मिलाकर जो लगातार एंटी इनकमेंसी की बात दीपक जी कही जा रही थी कि नीतीश को लेकर एंटी इनकमेंसी बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, तो कुल मिलाकर इस जो दिखाई दे रहा है वो अपने आप में जबरदस्त वापसी कही जा सकती है एग्जिट पोल के मुकाबले। एग्जिट पोल के मुकाबले ये चीजें परिवर्तित हो रही हैं, और यही वजह है कि ये जश्न की जो तस्वीरें हैं मोहित, जश्न की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। चलिए, आप जहां पर मौजूद हैं, आपने कहा कि जो मिलेगा वही खा लेंगे, लड्डू मिल जाएगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू की ओर से लड्डू तैयार करवाए गए हैं। रसगुल्ले वहां पर मोकामा में अनंत सिंह ने तैयार करवाए, 10,000 लोगों के पटना वाले घर पे उन्होंने कल तैयार कराए थे। तेजस्वी का जन्मदिन था तो 10,000 लोगों को खाना खिलवाया। फिर बोले तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो स्पंज वाला सफेद रसगुल्ला खाएंगे बंगाली। लेकिन एक बात जो हमने स्क्रीन पर फ्लैश की है दीपक जी, क्या इन नतीजों का ये मतलब मान लें कि नीतीश का जो आखिरी चुनाव वाली बातचीत इमोशनल दाव काम कर गया? क्या ये मान लें कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ नहीं था? क्या ये मान लें कि वाकई जंगल राज का डर है जिसकी वजह से लोग सहमे हुए हैं? लोग मानते हैं कि ठीक है, थोड़ा बहुत विकास कम हो जाए, लेकिन इसके बावजूद अराजकता जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। लोग हर जगह पर ये कह रहे थे, हम रात को 11 बजे निकलकर चले जाते हैं, चाय पीकर चले आते हैं। लोग रात को पटना चले जाते हैं दूर दराज के इलाकों से। क्या वाकई ये जो महिलाएं निकल पाती है घर के बाहर? और ये एक बहुत बड़ा चेंज था जो नीतीश कुमार ने किया था। मैंने 2000 से लेकर 2020 तक 4 चुनाव, वहां पर 4 नहीं 5, क्योंकि 2 बार चुनाव हुए थे 2005 में, एक बार हंग असेंबली बनी थी और एक बार नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत मिला था। जो 2 बड़े चेंजेस नीतीश कुमार ने किए थे, बीएसपी, बिजली सड़क पानी, अब बिहार इसके मामले में परफेक्ट है। ठीक है, नौकरी के मामले में हम मान सकते हैं कि लैंडलॉक स्टेट है, उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन यहां पर इस बात को भी ध्यान देना होगा जो मैं कह रहा हूं। और इस चुनाव में जीत का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है
कि MY इक्वेशन के अगेंस्ट में अपर कास्ट लामबंद कर गई है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुस्लिम यादव समीकरण वापस लौटे और फिर से पुराना जंगल राज आए। जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है, इसको हमको देखना होगा कि जितनी भी अगली जातियां हैं उन्होंने इन मास होकर MY इक्वेशन के अगेंस्ट वोट डाला है और इसीलिए पूरे के पूरे एग्जिट पोल बुरी तरह गलत साबित हुए हैं। तेजस्वी का नौकरी का दांव भी काम नहीं आया। देखिए, तेजस्वी का जो दावा था, तेजस्वी का जो वादा था, उन्होंने अच्छी पिच पर बैटिंग की थी, ये बात ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर पिच अच्छी हो, बल्लेबाज ठीक ठाक खेल रहा हो तो भी वो क्लीन बोल्ड नहीं होगा। तेजस्वी जानते हैं, और वैसे भी तेजस्वी IPL में 15 से नीचे ही थे, 15 से नीचे ही थे। कभी प्लेइंग 11 में नहीं गए, कभी प्लेइंग 11 में नहीं गए। वो GMR दिल्ली की टीम में खेलते थे। लेकिन एक बात साबित है, नीतीश का जादू बरकरार है। बिहार में मोदी फैक्टर काम कर गया है, और मोदी फैक्टर में ज्यादा इसलिए कहूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को पूरी तरह मोदी के आसपास कर दिया था। आप कल का एनालिसिस देखिए, वो तमाम लोग जो ये कह रहे थे कि भाई इसमें तो नीतीश कुमार हार रहे हैं, मोदी जी के लीडरशिप पे लोग सवाल उठाने लगे थे। हालांकि विधानसभा से ऐसा रिफ्लेक्शन होना नहीं चाहिए, लेकिन अब ये साबित हुआ है कि मोदी जी ने जितने दांव खेले हैं 2.0 मोदी में, यानी NDA 2.0 में हर एक दांव निशाने पर लगा है, और उसका पहला बड़ा परिणाम अब सामने आ गया है। बिहार के चुनाव परिणाम के रूप में नीतीश का हर दांव काम किया है, बीजेपी का हर इक्वेशन काम किया है। इसीलिए आप देखिए, बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत ही तगड़ा है। वहीं जेडीयू ने भी कम परफॉर्म नहीं किया है। नीतीश को महिलाओं का वोट मिला है। यूपी LJP NDA के वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाई, लेकिन LJP 7 नंबर ला रही है, अकेले 7 नंबर ला रही है। और ये भी बड़ी बात है कि चिराग पासवान, दीपक जी जो बातचीत कर रहे थे वो भविष्य की राजनीति बिहार में कर रहे हैं, उस ओर देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि बीजेपी की अपनी रणनीति है। खैर जो भी हो, लेकिन इतना तो है कि बहुत ज्यादा अंतर पैदा नहीं कर पाए NDA के वोट बैंक में। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को महिलाओं ने समर्थन दिया है। और मुझे लगता है जो दूसरे चरण का मतदान था, दूसरे चरण के मतदान में 52.92% पुरुषों ने वोट किया था, महिलाओं ने 58.80%, और सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान दूसरे चरण में ही था। तो वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अंतर पैदा कर गया। लेकिन देखिए, अंतर की बातचीत तो होती रहेगी। फिलहाल जश्न की तस्वीरें देखिए, ढोल नगाड़े झाल सब बज रहे हैं और जश्न हो रहा है नीतीश कुमार की जीत का, NDA की जीत का। और मुझे लगता है दीपक जी की एक सोची समझी रणनीति थी कि लोगों को यह पता था NDA में कि नीतीश कुमार 15 साल शासन कर चुके हैं, लोगों की नाराजगी होगी, इसलिए उनके चेहरे को थोड़ा सा पीछे कर दिया जाए, मोदी के चेहरे को आगे कर दिया जाए। इसीलिए आश्चर्य होगा लोगों को कि इस तरीके से इश्तिहार जो जेडीयू ने निकाले, यानी जो पार्टी ने अपने ओर से निकाले, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को रखा गया। सिर्फ एक आखिरी दिन विज्ञापन था, मुझे अच्छे तरीके से याद है, आखिरी दिन विज्ञापन था और उसमें जेडीयू ने एक फोटो लगाई, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश कुमार की। अकेले नीतीश कुमार की तस्वीर जेडीयू ने भी नहीं लगाई। जेडीयू को इस बात का एहसास था कि नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी है थोड़ी बहुत, इसलिए अगर उस नाराजगी को कमतर करना है तो जंगल राज के डर को आगे कर दिया जाए, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे कर दिया जाए, और ये रणनीति काम कर गई। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आरजेडी का इक्वेशन माई का है, यानी मुस्लिम यादव, तो माई के सामने बीजेपी का इक्वेशन बाप का है। माई और बाप का इक्वेशन है। वहां पर बी मतलब ब्राह्मण, और ए मतलब अगड़े, और पी मतलब पासवान। लेकिन पासवान भले से अलग हो गए हो, चिराग पासवान, लेकिन जो काम उन्होंने ईबीसी के लिए किया था, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, जो उन्होंने एमबीसी के अंदर ईबीसी बनाया था, जिस पार्टी से विकासशील इंसान पार्टी में मुकेश सहनी आते हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग था उनको उन्होंने अलग बनाया आर्थिक आधार पर, और उन्होंने महादलित बनाया। तो पासवान भले से अलग हो गए हो, लेकिन महादलित का वो चंक और अति पिछड़ा का वो चंक, ये दोनों मिलकर जो अपर कास्ट वोट है भारतीय जनता पार्टी का, वो मिला है, यानी अपनी कास्ट इक्वेशन को बरकरार रखा है। सीधे चलते हैं संजू वर्मा के पास। संजू जी, कल के बाद आज काफी राहत और काफी खुशी लेकर आया होगा आपके लिए। देखिए, आप भी हंस रही हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग दीपक जी, मैं ये चीज कहना चाहती हूँ आपके दर्शकों को कि जो लोग 8 तारीख को एग्जिट पोल के दौरान, मैं आपके स्क्रीन पर दिख नहीं रही हूं दीपक जी, अभी आ जाएंगे आप, अभी आ जाएंगे। अच्छा, जो लोग 8 तारीख को एग्जिट पोल के जब नतीजे आ रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते नीतीश कुमार को अभी बिहार को गुड बाय बोलना पड़ेगा, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ने कोई सुधार नहीं लाया,
एनडीए के आंकड़ों में। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूं, आप ये मानेंगे ना, मानती हूं एनडीए, मानती हूं जेडीयू के खिलाफ थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी है जो आंकड़े बता रहे हैं, पर यह मत भूलिए कि एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने वाला फैक्टर है नरेंद्र मोदी का पुल फैक्टर। ये नरेंद्र मोदी का पुल फैक्टर, इस पर कोई एग्जिट पोल ने टिप्पणी नहीं की, क्योंकि पुल फैक्टर को कभी आप तराजू में नाप तोल नहीं सकते। और आपने एक बहुत सही बात की दीपक जी, जो आपने कहा कि ईबीसी की जो कैटेगरी, जो महादलित की कैटेगरी थी, ये 2007 में महादलित की कैटेगरी नीतीश कुमार ने इसको कार्व आउट किया था। तो जो नॉन पासवान दलित वोट बैंक है, लोग भूल जाते हैं कि नॉन पासवान दलित वोट बैंक वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। तीसरी बात ये, आप देखिए जहां भी आरजेडी और जेडीयू का डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है, वहां तो नेक टू नेक चल रही है कंपटीशन, पर जहां आरजेडी और बीजेपी का नेक टू नेक कॉन्टेस्ट है, वहां बीजेपी आरजेडी से आगे है। तो इसका मतलब बीजेपी प्लस जेडीयू की जो हम डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं, वो आरजेडी और कांग्रेस पे भारी पड़ेगी। यदि हम 70 सीटें क्रॉस करते हैं, पिछली बार हमको 53 से 55 के आसपास मिली थी, यदि हम 70 का आंकड़ा क्रॉस करते हैं, हम 115 सीटों पर लड़ रहे हैं, इसका मतलब हमारा स्ट्राइक रेट 61% से ज्यादा होगा। नहीं ज्यादा, आप 76 पर आगे चल रहे हैं। संजू वर्मा जी, मैं आपको दुरुस्त कर दूं, आप इस वक्त 76 पर आगे चल रहे हैं। आप 76 पर आगे चल रहे हैं, यानी 110 में से 76, लगभग 80% का स्ट्राइक रेट होता है, 80% से लगभग 1% कम। वाओ, तब तो ठीक है। तो आपने तो आंकड़े, क्योंकि मेरे पास मैं देख नहीं पा रही हूं आंकड़े लेटेस्ट, पर यदि आप कह रहे हैं कि हम 70 के आगे निकलने की संभावना है, तो आप सही कह रहे हैं। हमारा स्ट्राइक रेट 80% से भी ज्यादा हो सकता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। 15 साल एक सरकार में रहने के बाद लोगों ने इतना सब कहा, कोरोना की महामारी एनडीए सरकार ने ठीक तरह से हैंडल नहीं की। अरे भाई, क्या ठीक तरह से हैंडल नहीं की? बिहार की जनसंख्या क्या है? 10 करोड़। और कितने, ये बोलना ठीक नहीं लगता है दीपक जी, क्योंकि एवरी लाइफ इज प्रेशियस, बट बिहार का फेर्टिलिटी रेट रहा है कुछ 1130 के आसपास लोगों की जाने गई हैं, बट फेर्टिलिटी रेट बिहार का है 0.001%। 0.001%। नहीं संजू जी देखिए, संजू जी ये बात है आपने कही, लेकिन ये बात तो तय है, जितनी जगहों पर चुनावी रैलियों में हम लोग गए, चुनाव में 100 करीब 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर किया, ये तो तय था कि वहां पर लापरवाहियां तो हुई हैं। इम्यूनिटी लेवल लोगों का ठीक है, लोग शायद इस मार को झेल गए, ये एक बड़ी वजह है कि वहां पर मोर्टेलिटी रेट काफी कम रहा है। लेकिन वहां पर देखिए लोग खुलेआम घूम रहे थे, ना कोई मास्क, ना कोई सैनिटाइजर, ना कोई एहतियात। तो ये तो कहना थोड़ी सी बेमानी है कि राज्य सरकार ने उतनी ज्यादा जागरूकता फैलाई। वो जो आलोचना हुई है, वो आलोचना तो मुझे लगती है कि थोड़ी सी ठीक है। चलिए हम आगे आपसे बातचीत करते रहेंगे, और ये सवाल आपसे जरूर होगा कि अगर आप 80% के आसपास स्ट्राइक रेट ला रहे हैं, तो क्या बड़े भाई की भूमिका में अगले टर्म से पूरी तरीके से आ जाएंगे? और जेडीयू नहीं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, 2010 का इलेक्शन मुझे अभी याद है, अगर तब का बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो वो 90% के आसपास था। 90% के आसपास, लगभग 100 सीटें उन्होंने लड़ी थी और लगभग 90 जीते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में स्ट्राइक रेट इतना ही होता है। लेकिन अब चलते हैं आगे की डाटा के लिए विद्या के पास। विद्या, क्या नया डाटा बता रहे हैं आप? क्या हुआ तेज प्रताप का हसनपुर में, और मेरे दोस्त पप्पू यादव का क्या हुआ? दीपक जी, आपके दोस्त पप्पू यादव का भी बताएंगे कि हाल क्या है। लेकिन देखिए, अब जो फासला है वो 36 सीटों का हो गया है, और इसको पाटना अब आसान नहीं है आरजेडी प्लस यानी कि महागठबंधन के लिए। लेकिन अहम सीटों के बारे में जानना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए, इसलिए बताते हैं उनको कि उन्हीं का फैसला क्या है आज। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि राघोपुर, ये देखिए यहां से ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब यहां से बड़ी खबर है। सीएम उम्मीदवार है तेजस्वी यादव, और उनके सामने है सतीश यादव बीजेपी की तरफ से। लेकिन यहां का स्टेटस क्या है ये देख लीजिए। यहां का स्टेटस ये है कि तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी सीएम की दौड़ से भले ही पीछे चल रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे दूर होती जा रही है, लेकिन अपनी सीट से वो चुनाव में आगे चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली सीट कौन सी है। देखिए कहां से बड़ी खबर आ रही है, हसनपुर को ब्लिंक किया है, तो हसनपुर से बड़ी खबर है। इसका मतलब यह है लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव यहां से चुनावी मैदान में है। दीपक जी, कुछ देर पहले तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे थे, और उनके सामने है राजकुमार राय जेडीयू से। लेकिन स्टेटस इस वक्त का क्या है ये दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए, तेज प्रताप यादव आगे
सक्रिय हो गए हैं, यानी कि जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ रही है वैसे वैसे रुझान भी बदल रहे हैं। अभी तेज प्रताप यादव आगे बढ़ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली सीट कौन सी है और अगली बड़ी खबर कहां से है ये देखते हैं जरा। ये देखिए परसा से बड़ी खबर है दीपक जी, और ये बड़ी खबर ये है कि यहां पर लालू के समधी हैं चंद्रिका राय। जी हां, जेडीयू के पूर्व विधायक हैं छोटे लाल राय, और यहां पर लालू के समधी चंद्रिका राय आमने सामने हैं। जेडीयू और आरजेडी के बीच टक्कर है, लेकिन स्टेटस रिपोर्ट क्या है ये देख लेते हैं। रुझान में कौन आगे कौन पीछे। छोटे लाल राय आरजेडी से, इस सीट से, परसा से आगे चल रहे हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर किस विधानसभा सीट से ये भी देखते हैं। चेरिया बख्तियारपुर, जी यहां से बड़ी खबर। शेल्टर होम केस में आरोपी कुमारी मंजू वर्मा, जी हां, इनके टिकट को लेकर खूब विवाद हुआ, लेकिन इनके सामने राजवंशी महतो आरजेडी से खड़े हैं। दोनों के बीच में टक्कर चल रही है, लेकिन कौन आगे कौन पीछे ये देखना बहुत दिलचस्प है। ये देखिए मंजू वर्मा जेडीयू से पीछे चल रही हैं और आगे चल रहे हैं राजवंशी महतो इस सीट पर। तो बैरिया बख्तियारपुर सीट जो है उसका हाल हमने अपने दर्शकों को बताया दीपक जी, और अब आपके पास मुझे आना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर दीपक जी वो भी बता देते हैं अपने दर्शकों को। छातापुर सीट, यहां देखिए ये टक्कर है। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं नीरज सिंह, और इनके सामने आरजेडी में नया चेहरा है विपिन कुमार सिंह। ये दो चेहरे हैं, लेकिन छातापुर में स्टेटस क्या है ये देखते हैं जरा। देखिए ये नीरज सिंह बबलू बीजेपी के टिकट पर आगे चल रहे हैं और विपिन कुमार सिंह पीछे चल रहे हैं। आरजेडी के उम्मीदवार हैं, लेकिन इस सीट पर आरजेडी का उम्मीदवार पीछे चल रहा है दीपक जी। तो फिलहाल ये कुछ अहम सीटें हैं, बड़े चेहरे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, जिनको बताना, जिनके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। पल पल हम अपडेट पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक। दीपक जी बिल्कुल सही विद्या, सीधे चलते हैं पिनास। अब चले हम सीधे बीजेपी, जेडीयू और तेजस्वी के घर, देखते हैं क्या परिवर्तित हुआ है तीनों जगहों पर। पिनास ले चलिए तीनों जगह। तीनों जगहों पर हमारे रिपोर्टर्स जो है मौजूद हैं। सुबह तो तेजस्वी के घर पर मछली जो शुभ मानी जाती है बधाई के तौर पर लाई जा रही थी, लेकिन लगता है मछली लाने में प्रशंसकों ने काफी जल्दी कर दी, क्योंकि अब आरजेडी जो है वो 100 के इर्द गिर्द जो है महागठबंधन आ रहा है, और बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन जो है वो 133 पर अभी बना हुआ है काफी देर से। मधुरेंद्र, तेजस्वी के घर पर सुबह जैसी हलचल या अभी कुछ सन्नाटा पसरा है? देखिए, उम्मीद की आखिरी किरण जो है वो अब हम कहें कि झिलमिलाती नजर आ रही है, लेकिन सुबह की जो एक तरह से तेजी थी वो शाम को एक तरह से धूमिल पड़ती नजर आ रही है। इस मानिंद ये दरवाजा इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये उम्मीद थी कि यहाँ भारी संख्या में लोग उमड़ेंगे, ये उम्मीद थी कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम जमड़ेगा, ये उम्मीद थी कि यहाँ पर जश्न, प्रदर्शन और तमाम तरह की तैयारियां भी हैं वो होंगी, लेकिन अब शाम की तरफ जैसे जैसे सूरज ढल रहा है ये दिख रहा है कि अगले 5 साल के लिए इस घर का सूरज भी ढला हुआ ही नजर आएगा। ये तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है, और मैं आपको बताऊं कि 30 से 40 सीटें हैं जहां पर थोड़ी कांटे की टक्कर है। उन्हीं सीटों पर उम्मीद लगाए एक तरह से लालू यादव का परिवार बैठा हुआ है, तेजस्वी बैठे हुए हैं, लेकिन उस उम्मीद के ठीक विपरीत जो रिजल्ट हैं वो पूरी तरह से देखा जाए तो एनडीए के पक्ष में है। एनडीए क्लियर कट मेजॉरिटी को लेती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। और जहां तक मछली का जिक्र है तो मैं आपको बताऊं कि मछली शुभ तो मानी जाती है, लेकिन वो जिंदा मछली होनी चाहिए। वो मछली पानी में जिंदा लेकर जो है वो शुभ का संकेत देती है। शायद लाने वाले ने गलती कर दी, उसने एक मछली जो है वो मरी लेकर आने को नहीं समझा कि इतनी अशुभ साबित होगी। रेटोरिकली अगर देखें तो ये मछली बिल्कुल, लेकिन दीपक जी क्या ये कहना जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि इस बार वोटों की गिनती धीरे हो रही है कोरोना की वजह से, और कहा जा रहा है कि अभी 15 से 18% वोट जो हैं वही आए हैं, गिनने शुरू हुए हैं। मेरे ख्याल से एक ट्रेंड स्टैब्लिश हो गया है, जिसमें मैं इलेक्शन कमीशन में भी देख रहा हूं तो आरजेडी 61 सीटों पर आगे चल रही है यहाँ पर, और 73 सीटों पर बीजेपी है। तो ये ट्रेंड है, बीजेपी प्लस जेडीयू अगर मिला दिया जाए तो अंतर बहुत बड़ा हो जाता है आरजेडी और उसके बीच में। लेकिन आइए पहले थोड़ा ये हमारे यहाँ एनिमेटर ने जो है वो कुछ अच्छे अच्छे डांस कराए हैं, नीतीश कुमार को, सुशील मोदी को, तेजस्वी यादव को। बिल्कुल, तो आइए एक बार देख लेते हैं। रंग में हर तरह का रंग होना चाहिए, तो जरा वो भी देख लेते हैं। लग रहा है फिलहाल के हालात से कि नीतीश तो दिवाली मनाएंगे, लेकिन तेजस्वी की दिवाली कहीं फीकी न रह जाए। जन्मदिन का जश्न उन्होंने सादगी से मनवाया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नतीजे आने दें, बड़ा जश्न करेंगे, लेकिन दिवाली कैसी होगी जरा देखिए।
चलिए, तो चिराग पासवान दिवाली से पहले दिवाला निकलता हुआ नजर आ रहा है तेजस्वी का, लेकिन चिराग पासवान हनुमान बता रहे हैं खुद को। उनकी दिवाली कैसे रहने वाली है अगर यही रुझान नतीजों में बदले तो जरा देखिए। चलिए, तो रजनीश भी हमारे साथ हैं। सबकी दिवाली कैसी रहने वाली है? रजनीश, एक बात बताइए कि आप तो वहाँ काउंटिंग सेंटर के बाहर से भी मौजूद हैं, वहाँ क्या कुछ हलचल आपको नजर आ रही है? क्या अपडेट आपके पास आ रहा है? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में भी अब तो जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और ट्रेंड जो है वो सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं कि एनडीए आसानी से सरकार बना लेगा। लेकिन कुछ लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि भाई अभी रूरल बैलेट जो हैं वो नहीं खुले हैं, अभी टाइम लगेगा, 2 बजे तक स्थिति साफ होगी। आपके पास ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट है? देखिए पिनाज, मैं अभी पहुंच चुका हूं बीजेपी कार्यालय में और यहां पर जो माहौल है, कार्यकर्ताओं के अचानक भीड़ यहां बढ़ गई है। जैसे जैसे रुझान में एनडीए बढ़ता हुआ दिखा, कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ी, इन्हें उम्मीद लग रही है कि एनडीए की सरकार बन जाएगी। लेकिन बिल्कुल सही कहना है आपका, अभी शुरुआती जो काउंटिंग है वो चल रही है। अभी कई राउंड होने हैं, कोविड के कारण इस बार मल्टीपल राउंड्स होने थे। यहाँ पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। तस्वीर आपको हम बीजेपी कार्यालय के दिखाएं तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। क्या बता रहा है अभी का रुझान? अभी के रुझान से तो ये लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और अभी का रुझान नहीं, बल्कि शुरुआती दौर से ही हम लोगों को जो जनता के लिए हम लोगों ने काम किया है, डबल इंजन की सरकार। अभी तो आना है, अभी तो बहुत काउंटिंग होनी है। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काउंटिंग बचा हुआ है? अभी तो बहुत कुछ होना है। बहुत कुछ होना है, लेकिन मुझे विश्वास है, जनता पर विश्वास है। जनता के लिए हमने काम किया है, उस पर मुझे विश्वास है कि जनता हमें डबल आशीर्वाद दिया है। हम लोग शुरू से ही पूरी तरह से आशान्वित थे, पूरी तरह से आश्वस्त थे कि सरकार हमारी बनने जा रही है। नंबर हमारे अच्छे आ रहे हैं। लगेगा इस काउंटिंग में? नहीं, देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और हम लोग शुरू से ही ये मान के चल रहे हैं कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बनने। जश्न अभी नहीं मनाया जाएगा? जश्न नहीं, हम लोग अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और जश्न भी मनेगा और अच्छी तरह से मनेगा। बिल्कुल। तो देखिए पिनाज, यहाँ पर लोगों को इंतजार है रिजल्ट के आने का। अभी ये कह रहे हैं कि थोड़ा और वक्त लगेगा, रुझान और आने दीजिए, फिर हम लोग जश्न की तैयारी शुरू कर देंगे। जी चलिए, तो सब लोग फूक फूक के कदम रख रहे हैं दीपक जी। पिछले 2015 से भी सबक ले रहे हैं और वो भी जानते हैं कि गिनती धीरे हो रही है तो कुछ उल्टा ना पड़ जाए, कहीं भी जश्न नहीं है और किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी है। तो हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स लगातार बने हुए हैं। मोहित राज दुबे भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जेडीयू दफ्तर से हैं। मोहित, बीच में तो ऐसा लगने लगा था कि जेडीयू की स्थिति जो है काफी विकट होती जा रही थी, 30 को पार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक अच्छी कमबैक उन्होंने की है। अब 52 के पास उनका जो आंकड़ा है जिसमें रुझान में वो आगे चलते नजर आ रहे हैं, तो थोड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि सारा गुस्सा ऐसा लग रहा था कि नीतीश पर ही फूट पड़ा है, बीजेपी का कमल सबको भा रहा है। जी बिल्कुल पिनाज, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया। लेकिन अगर इस वक्त हम जेडीयू दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जश्न का माहौल है। एक एक करके कार्यकर्ता जो है यहाँ पे आ रहे हैं, जश्न के माहौल में डूबते हुए आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ढोल नगाड़ों के थाप पे जो है लोग आपको नृत्य करते हुए भी नजर आएंगे। ढोलक मजीरे के साथ आप देखिए यहाँ पर लोग जो है उत्साह मना रहे हैं, जोश की कमी नहीं है। ये माहौल थोड़ी देर पहले बदला है, इससे पहले ऐसा ही नजारा आपको आरजेडी के दफ्तर में दिखाया। यहाँ से करीब 50 कदम दूर आरजेडी का दफ्तर है और 50 कदम की दूरी पर जेडीयू का भी दफ्तर है। फर्क है जिसको चुनेंगे उसी को। नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं उसको लेकर ये लोग जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। क्या कहेंगे, कौन सी ऐसी चीज जो आपको जीत की ओर ले जा रही है? हम लोग के मेन सुशासन बाबू, सुशासन की सरकार है, यहाँ जनता की सरकार है। समझिए कि जंगलराज के खिलाफ में हम लोग आए हैं। अंतिम चुनाव है, नीतीश जी नहीं अंतिम चुनाव नहीं, आप लोग ऐसा बना दिया है और अंतिम प्रचार को बोले हैं विकास और सुशासन के बिहार पर। अंतिम प्रचार बोले थे, अंत भला जो सब भला। अंतिम चुनाव है ये जी? कौन कह रहा है कि अंतिम चुनाव है? कौन? एकदम 2035 तक कोई बिहार में वैकेंसी नहीं है। देखिए
लगातार भले ही नीतीश कुमार ने कह दिया हो कि आखिरी उनका चुनाव है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं वो ये चाहते हैं कि वो बने रहें इसी तरीके से। और देखिए लगातार पिराज आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जश्न का माहौल किस रूप में यहाँ पे लगातार बढ़ता जा रहा है। जश्न का जो शबाब है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है जश्न का माहौल और बढ़ता जा रहा है। और नीतीश को ठीक है मोहित, आपके पास फिर आएंगे। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपराजिता सारंगी जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ जुड़ गई हैं, और साथ ही साथ संजय वर्मा, नेशनल सेक्रेटरी है जनता दल यूनाइटेड के। संजय वर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा आपका डाटा सेंटर क्या कहता है, क्योंकि अभी भी कई लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी जो वोटों की गिनती है वो काफी स्लो है। आपका जो डाटा सेंटर है वो क्या कहता है, कितने % वोट गिने जा चुके हैं, और क्या आपको लगता है ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा? नहीं, तो पहले ही से तय है, वो पहले से तय है। और हम लोगों को, हम पहले भी सभी चैनल पर कहते रहे हैं कि एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। चाहे जितना भी आप लाख गलत तरीके से टेलीविजन चैनलों पर आते रहा है एग्जिट पोल, लेकिन उसका कोई माने नहीं है। पहले से जनता दल यूनाइटेड और हम लोग तमाम जेडीयू और एनडीए के नेता कहते रहे हैं कि हमारा 2/3 बहुमत से सरकार बनेगा। अभी 3 दलों का रुझान हुआ है, देखिए अभी आगे आगे क्या होता है। और पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाई। अपराजिता जी, अभी भी आपने फिंगर क्रॉस कर रखे हैं या आप कॉन्फिडेंट है कि अब ये ट्रेंड जो है रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि लोग बोल रहे हैं अभी तो सिर्फ 20% वोट गिने गए और अभी गांव के बैलेट्स गिनने बाकी हैं, तो ऐसे में वहां से कुछ स्थितियां बदल सकती हैं, क्योंकि वहां बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। आप सबको नमस्कार। ऐसा है कि माहौल एनडीए के पक्ष में बनता जा रहा है और बहुत ही विश्वास के साथ कह सकती हूं कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। और यह जो जीत होने जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के एजेंडे का समर्थन है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी जो केंद्र सरकार के साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है, इंप्रेसिव रिपोर्ट कार्ड है। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने इसे सराहा है और उसी का ये प्रदर्शन है। ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगी कि एक समय था जब लग रहा था एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लेकिन मोदी फैक्टर ने हर एक फैक्टर पर दिखा दिया कि वो हावी है। तो मुझे लगता है कि हम सब अभी संयम बरतें, संतुलन के साथ बातचीत करें, और लेकिन निश्चित तौर पर जीत एनडीए की ही होगी। मुकेश नायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मुकेश नायक जी, पहले तो मध्य प्रदेश का हाल भी बता दीजिए और ये बताइए कहां पर कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ है या अभी भी आप उम्मीद किए हुए हैं कि कोई चमत्कार होगा आखिरी में कांग्रेस और आरजेडी के लिए बिहार में? देखिए, बिहार में दीपक जी अभी 4 राउंड की गिनती हुई है और ये चारों राउंड शहरी क्षेत्र के हैं। और बिहार का जो रहवासी इलाका है उसमें 15-15, 20-20 पोलिंग बूथों के ऐसे सेक्टर हैं जो हमेशा अलग अलग परिणाम देते रहे हैं। और जो मेरे पास जानकारी है कि अभी तक की जो 4 राउंड की मतगणना हुई है उसमें अंतर 2-2, 400 वोट्स का है कैंडिडेट के बीच में। तो हमें कम से कम 10 राउंड तक इंतजार करना चाहिए। कम से कम 6 राउंड ग्रामीण क्षेत्रों के और ओपन हो जाने दीजिए, तब मुझे लगता है कि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होगी। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में अभी डाक मतपत्र और 2 राउंड की गिनती हुई है, 10% मत गिने गए हैं। तो मध्य प्रदेश में भी थोड़ा और इंतजार की आवश्यकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं दोनों जगह इंतजार। नीरज राय आरजेडी से जुड़ गए हैं और राकेश कुमार हमारे साथ एलजेपी से जुड़ गए हैं। नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी ग्राउंड सिचुएशन क्या कहती है, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि लोग कह रहे हैं अभी तक 4 राउंड की काउंटिंग हुई है। क्या आपको लगता है कि इस लीड को बीजेपी मेंटेन कर पाएगी या आप पीछे छोड़ देंगे बीजेपी को? जी, हमारी जो सरकार है वो बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी रुझानों के अनुसार आगे पीछे हो रहा है, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमारी पार्टी पीछे जा रही है। ठीक है, आप का इंतजार कीजिए, सरकार बनने जा रही है। यानी आपको लगता है कि जो इतना बड़ा भी गैप आपके अंदर नजर आ रहा है, आरजेडी और गठबंधन, महागठबंधन 100 और एनडीए 133-135 के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसमें एलजेपी 7 और भी है, तो यानी 40 का अंतर, तो यानी कि 40 का अंतर सीधे सीधे आप इसको पाट पाएंगे?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुबह से जैसा आप लोगों के माध्यम से रुझान का पता चल पा रहा है, एनडीए बहुत पीछे था हमसे, फिर वो आगे आया, फिर हम आगे आए, तो ये चलता रहेगा कुछ सालों तक। लास्टली हम जीतने जा रहे हैं। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं यहाँ पर। राकेश कुमार जी लोक जनशक्ति पार्टी से मेरे साथ हैं। राकेश कुमार जी, चिराग नहीं जला पाए आप अभी तक? कोई बहुत अच्छा आपके यहाँ पे चिराग में रोशनी नहीं हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चिराग तले अंधेरा निकलने वाला है इस बार? नहीं दीपक जी, ऐसा नहीं है। अभी थोड़ी देर में ही देखिएगा कि लोजपा की जरूरत पड़ेगी। लोजपा आपको पहले बोला कि हनुमान है, तो हनुमान की जरूरत पड़ेगी और किंग मेकर बनेंगे, दोनों में अंतर होता है साहब। नहीं, पर इस बार तो हनुमान थोड़ा पेट्रोल जो है अयोध्या और थोड़ा लंका में छिड़क आया। लंका में तो आपने आग लगाई, अयोध्या में भी आग लगा दी थोड़ी सी। ये कैसे हो गया? ये हनुमान से गलती कैसे हो गई भाई राकेश जी? जनता दल यू के लंका में आग लगी। और दूसरा नंबर क्या है कि अभी थोड़ा सा समय है भैया, समय। दीपक जी, आपने ग्राउंड रिपोर्ट पे रिपोर्टिंग किया है और सभी जगह आप जिले गए हैं। आप देखिएगा आने वाला समय में भी थोड़ी देर के 2 बजे के बाद लोजपा कहीं ना कहीं सरकार बनाने में योगदान रहेगी। और 133 चलिए, तो सभी अभी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दीपक जी, इस बीच में जितना मदद हनुमान ने की है, कहीं ना कहीं उतनी मदद एक और गठबंधन ने भी की है। ओवैसी बीएसपी जो सारा गठबंधन मिला था, उन्होंने भी सीमांचल में अच्छी खासी मदद कर दी है बीजेपी को। ऐसा लग रहा है किशनगंज से भारतीय जनता पार्टी आगे है, यानी वोट काटने की जो रणनीति ओवैसी जो गेम लेकर गए थे, उससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हमेशा कहती है ओवैसी बी टीम है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपने भले से मुकेश नायक जी उम्मीद ये जताई हो कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अगर आरजेडी हारेगी तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कारण। क्यों? आपने पिछली बार 41 लड़ी, 27 सीटें जीते, इस बार आप 70 लड़ रहे हैं, सिर्फ 22 सीटों पर आगे चल रहे हैं और ये आगे और कम होने की संभावना है क्योंकि आपकी लीड बहुत कम वोटों से। क्या कहेंगे, आरजेडी की हार के लिए कहीं कांग्रेस जिम्मेदार तो नहीं हो जाएगी मुकेश नायक अंततः? दीपक जी, कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, कम नहीं होगी कांग्रेस की सीटें, क्योंकि हमने जिन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था वो ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण अंचल से आते हैं और इसलिए आगे आने वाले जो राउंड है उसमें कांग्रेस की लीड बढ़ेगी और आरजेडी की भी लीड बढ़ेगी, मुझे पूरा ऐसा विश्वास है। देखिए, 4 राउंड की गिनती शुरू हुई है और जो जानकारी आ रही है 100 कहीं 200 वोट का अंतर है, कहीं 300 वोट का अंतर है, कहीं 1000 वोट का अंतर है। ये बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है क्योंकि 4 राउंड में लगभग आप ये समझ लीजिए कि 15% वोट गिने गए हैं, 15 से 20%। अभी 80% वोट गिनना बाकी है। ठीक है, 21 सीटों पर 500 से कम का अंतर। जी, 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 से कम का अंतर है लगभग। तो ऐसे में एक बहुत ही नेक टू नेक फाइट यहां पर दीपक जी चल रही है, लेकिन जो ट्रेंड्स हैं वो कभी तो बीजेपी के, एनडीए के फेवर में जाते हुए देख रहे हैं। एक और दिलचस्प चीज जो है अपराजिता जी, शायद वो आपको खुशी दे, आपकी मुस्कुराहट को और बढ़ाए, कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार, जहां कहते थे छत्रप का राज होता है, वहां भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई कम से कम अभी के रुझान में दिख रही है। अब आप बड़े भाई की भूमिका में आ जाएंगे। जी बिल्कुल, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरफ उभर कर आ रही है। बहुत अच्छे रुझान हैं, हम सब खुश हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि संयम के साथ बातचीत करनी है। अभी और ग्रामांचल के राउंड्स बचे हुए हैं, अभी काउंटिंग चल रही है। आपके खेमे में भी पूरा नहीं है। देखिए, होना भी नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जीत में संयम की जरूरत है। अभी कुछ समय मुझे लगता है हम सबको संयम रखने की जरूरत है, लेकिन अंततोगत्वा हम ही जीत रहे हैं क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी के विकास के एजेंडा को भरपूर समर्थन बिहार की जनता ने दिया है, दे रही है। तो अभी भी मैं बता दूं आपको पराजिता जी, 70 सीटों पर कांटे का मुकाबला है, 21 सीटों पर 500 वोट से कम का अंतर है, 35 सीटों पर 1000 वोट से कम का अंतर है। क्या ये सिचुएशन बदलेगी? क्या मंगल का दिन तेजस्वी के लिए कुछ मंगल करेगा? क्योंकि अभी जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से कई राउंड्स की गिनती होना बाकी है। सीधे चलता हूं मैं यहाँ पर संजय वर्मा जी के पास। संजय वर्मा जी, कहीं ऐसा ना हो कि जीतते जीतते, पिछली बार क्या हुआ था, पहले एनडीए जीत रहा था, फिर महागठबंधन जीत रहा था और अंततः महागठबंधन जीता। इस बार ऐसा लग रहा है आप जीत रहे हैं, लेकिन फिर से महागठबंधन का लकी नंबर ना निकल जाए। संजय वर्मा जी, ऐसा नहीं हो तो पहले से हम लोग बोल रहे लगा था, जो दिखता है वो है नहीं,
पहले से दिख रहा था, जो पूरा बिहार में माहौल बना दिया था मीडिया ने कह करके कि महागठबंधन जैसा सरकार बनाएगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी। लेकिन आप देख लीजिए ट्रेंड, जैसे जैसे और समय बीतेगा महागठबंधन धराशायी होता चला जाएगा और ये एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पहले से भी लगातार हम 10 दिनों से जो चैनल चला रहे हैं, सब पर हम लोग बोलते रहे हैं। आज परिणाम सामने आ रहा है, साफ दिखाई देता है। ये कितने 10, 15, 20 सीटों का अंतर को पाटने में कितना समय लगेगा? आप बहुत समय लगेगा, उसको संभव नहीं है पाटना। और अभी 12, सवा 12 होने जा रहा है। और जहां तक लोगों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को लोगों ने नेता माना है। विकास जो ग्रामीण नहीं, अगर नीतीश कुमार को इतना नेता माना है तो तमाम पोस्टर बैनर से नीतीश गायब क्यों रहे? तमाम एडवर्टाइजमेंट में नीतीश का चेहरा छोटा क्यों रहा? वो तो आपके सुशासन बाबू थे ना। नीतीश की जबान जो कभी नहीं फिसलती थी, मर्यादा कभी नहीं लांघती थी, वो इस चुनावों में बौखलाहट के चलते वो भी लांघी गई। कभी भी नीतीश को हमने ऐसे बोलते हुए नहीं सुना। नीतीश कुमार जी का चेहरा नीतीश बिहार के आवाम के छाती में कलेजे में बसा है। जो उन्होंने विकास 15 वर्षों में करके दिया है, कोई भूलने वाली बात नहीं है बिहार की जनता के लिए। पोस्टर में फोटो किसने नहीं लगाया, कहाँ नहीं लगाया, उसका कोई माने नहीं रखता है। नीतीश कुमार जी कभी प्रचार और प्रोपगंडा से में आते इमोशनल कार्ड खेलने की भी क्यों जरूरत पड़ गई कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, संन्यास ले लूंगा तीसरे चरण में? पहले 2 चरणों में याद नहीं आया कि संन्यास लेने की जरूरत पड़ सकती है या मन बन रहा है? ऐसी बातों को क्यों हवा दे रही हैं आप लोग? उन्होंने संन्यास की कभी बात नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये अंतिम प्रचार है, अंत भला तो सब भला। अच्छा, अंतिम प्रचार है या अंतिम चुनाव है? सत्ता कुमार साहब, संजय वर्मा जी, संजय वर्मा जी, अंतिम चुनाव है या अंतिम प्रचार है? ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। प्रचार उन्होंने कहा समाप्त, पूर्णिया में समाप्त हो रहा। सुनवाता हूँ अंतिम चुनाव का या अंतिम प्रचार? अंतिम चुनाव या अंतिम प्रचार सुनवाऊंगा आपको। मुकेश नायक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे बताइए कि अगर ये जो ट्रेंड दिख रहा है, मोस्ट लाइकली लगता है कि यही परिणाम सामने होंगे, तो देखिए आप विधानसभा की तस्वीर कैसी है। 133 सीटें इस वक्त एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 100 सीटें महागठबंधन के खाते में, 7 लोक जनशक्ति ये किधर बैठेगी देखना होगा, और 3 अन्य के। यहां से सीधे मैं मुकेश नायक जी के पास चलूंगा। मुकेश नायक जी, आप लोगों को बड़ी उम्मीद हो गई थी एग्जिट पोल के बाद, लेकिन अगर एग्जिट पोल हमेशा की तरह बिहार के मामले में झुटलाए जाते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। यानी मोदी मैजिक एक बार फिर से पूरे देश के अंदर चल रहा है। दीपक जी देखिए, अभी आपने बताया कि 21 सीटों पर 500 से कम वोट, 500 वोट का अंतर है 21 सीटों पर। और इसमें से ज्यादातर वो सीट है जिसमें अप्रवासी मजदूरों का मुद्दा बहुत डिसाइडिंग फैक्टर था इलेक्शन में। मुझे लगता है कि एक पोलिंग बूथ पे 900 से 1200 से 1500 वोट होते हैं। अगर एक पोलिंग बूथ का भी समीकरण बिगड़ गया चुनाव की गिनती में, तो ये 500 वोटों का अंतर खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी कुछ भी निष्कर्ष पे पहुंचना उचित नहीं होगा जब तक कि 6 राउंड की और गिनती नहीं हो जाए। आप अभी भी कह रहे हैं कि निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। जल्दबाजी है। एलजेपी से राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश कुमार जी, लोग कह रहे हैं कि इस चिराग को भी और घिसना होगा, तभी जीत का जिन्न बाहर निकलेगा। घिसाई ठीक से नहीं हुई है, बहुत जल्दी एंट्री हो गई। देखिए, हम लोगों ने जो काम किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने भाजपा को बड़ा भाई बना दिया। हम लोग पहले से कहते भाजपा बड़े भाई हैं, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए था। आज आप देखिए, हम लोगों ने चुनाव में मैदान में गए और भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बना रहा हूं, और जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। और आने वाला समय में अभी आपके पास आंकड़े 133 का है, और समय आते आते आप देखिएगा कि लोजपा की जरूरत भाजपा को पड़ेगी और सरकार नहीं, वो पड़ेगी की बात अलग है। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आपका खुद के लिए असेसमेंट क्या कहता है? रामविलास पासवान जी के निधन के बाद एक वैक्यूम जो है, क्या चिराग पासवान उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए सही से अभी तैयार हैं, या अभी और घिसाई होगी राजनीतिक जमीन में? क्योंकि अभी भी जो नतीजे आ रहे हैं वो उस तरह से आपके हक में नहीं आ रहे हैं, जबकि जेडीयू से अच्छी खासी नाराजगी थी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कह रहे हो कि नहीं, चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी अब घिसने की जरूरत नहीं है, वो घिस चुके हैं। आप देख सकते हैं कि वो दूसरा मौसम वैज्ञानिक बन चुके हैं पूरे देश के लिए। आप जिस तरह से नीतीश को कमजोर करना था, नीतीश जी कमजोर हो चुके हैं, और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी आप बनने जा रही है। आप तो उनका काम जीतना नहीं, नीतीश को कमजोर करना था। दीपक जी नहीं, वो तो पहले से बोल रहे थे, वो तो पहले से बोल रहे थे। लेकिन आइए
वर्मा जी, संजय वर्मा जी, आपको सुनाता हूं, नीतीश कुमार जी ने आखिरी रैली कहा था या आखिरी चुनाव कहा था? सुन लीजिए संजय वर्मा जी, कान खोल के थोड़ा। और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब संजय वर्मा जी बताइए, अंतिम चुनाव या अंतिम रैली? अब तो अपने नेता के शब्दों को मत खाइए। नहीं, अंतिम चुनाव प्रचार जब चुनाव में प्रचार कहाँ का भाई? अंतिम चुनाव कहा? दोबारा सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए। हुई दिख रही है तो अब आप बदल रहे हैं बयान। नहीं, मैंने सुन लिया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनके कहने का भाव यही था। अच्छा, अंतिम चुनाव प्रचार का भाव ज्यादा अच्छे से जानेंगे। नीतीश कुमार जी कान में बताए होंगे आपको, नीतीश कुमार कान में बताए होंगे कि अंतिम चुनाव नहीं, अंतिम चुनाव प्रचार। क्यों वर्मा जी? हम तो कह रहे हैं ना कि उनका कहने का अर्थ था अंतिम चुनाव प्रचार, और अंत भला तो सब भला। अच्छा, अर्थ निकाल दिया, अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। चलिए, अच्छा, अपराजिता जी से पूछ रहे हैं। अपराजिता जी, सुनील वर्मा जी ने, संजय वर्मा जी ने अर्थ निकाला या अनर्थ निकाला नीतीश जी के भाषण से? आप बताइए, आपका विश्लेषण क्या कहता है? अंतिम चुनाव कहा या अंतिम प्रचार कहा उन्होंने? देखिए दीपक जी, ये सब बातें बिल्कुल निरर्थक हैं, अभी के संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में निरर्थक हैं। बात तो ये है कि एनडीए जीत रही है और एनडीए में बीजेपी है और जेडीयू है। तो हम दोनों पार्टनर्स हैं, हम दोनों अच्छा कर रहे हैं और हम जीतने वाले हैं। चलिए, अगर तो किसने क्या कहा, मुझे लगता है ये बातें निरर्थक। अपराजिता जी, अगर आप कह रही हैं एनडीए जीत रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अभी के रुझान भी यही कह रहे हैं, तो ये बता दीजिए कि इस जीत का श्रेय और सेहरा 15 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी को अपने ऊपर हावी ना होने देना, तो सुशासन बाबू की जीत या मोदी जी की जीत? कार्यकर्ताओं की जीत तो है ही, हम मान लिया हमने पहले। देखिए, दोनों की जीत है। मैं एक शब्द आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, वो है नेगेटिव एंटी इनकम्बेंसी। कांग्रेस और आरजेडी वालों ने एक षड्यंत्र किया, नेगेटिव एंटी इनकम्बेंसी वाली बात छेड़ दी। एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत 15 साल से नीतीश कुमार जी थे, इसलिए हर तरह से लोग उन्हें रिजेक्ट करेंगे, इस तरह का माहौल उन्होंने तैयार कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, डेवलपमेंट एजेंडा को बिहार की जनता ने समर्थन दिया। मोदी फैक्टर, मैं बार बार ये कहना चाहूंगी, देखिए नीतीश कुमार जी के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है, हमारा बहुत सम्मान है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, अच्छी रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन मोदी मैजिक प्रभावी है और मोदी फैक्टर इज डोमिनेटिंग ऑल अदर फैक्टर्स इन बिहार इलेक्शन। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। ठीक है, आप कह रही है मोदी फैक्टर, आप कह रही है मोदी फैक्टर, लेकिन बिल्कुल संजय वर्मा जी मानेंगे ये बात कि सिर्फ मोदी फैक्टर ही डोमिनेट कर रहा है हर चीज को? तो संजय वर्मा जी से पूछ लीजिए, नीतीश जी ने यहाँ भी कुछ कान में बताया होगा। संजय वर्मा जी क्या बताया नीतीश जी ने? मोदी फैक्टर की नीतीश फैक्टर। देखिए, ऐसी बात आप लोग क्यों कहते हैं? देखिए, दोनों नेता, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या हमारे नेता नीतीश कुमार जी हो, दोनों विकास के पर्याय हैं। नहीं, अपराजिता जी ने तो बहुत क्लियर कट कह दिया कि मोदी फैक्टर डोमिनेटेड एंड एवरी अदर फैक्टर। तो अब आप बताइए, जिसमें नीतीश फैक्टर भी आता है। ऐसी बात उन्होंने, वो कहाँ कह रही है? वो कहे कि उन्होंने कहा कि मोदी फैक्टर काम कर रहा था, डोमिनेटिंग का कहाँ बात कर रही है? उन्होंने कहा मोदी फैक्टर डोमिनेटेड एवरी अदर फैक्टर। संजय वर्मा जी, आप हम इसका अर्थ निकाल देते हैं, नीतीश जी का अर्थ तो आप समझ लिए, हम इसका अर्थ हम आपको निकाल देते हैं क्या कि बाकी तमाम फैक्टर्स पे हावी पड़ा मोदी फैक्टर। मोदी जी देश के नेता है, प्रधानमंत्री है, पूरे देश में उनका प्रभाव है। बिहार में चुनाव हो रहा है तो बिहार में देश से अलग थोड़ी है। नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास के लिए काम किया है, तो सहयोग 10 साल से 15 साल से लगातार हम साथ में काम कर रहे हैं। तो बिना बगैर केंद्र सरकार के सामने थोड़ी काम हो रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है, तब विकास हो रहा है। केवल अकेले कोई, अब बीजेपी की 18 महीने छोड़ के भी चले गए थे आप, वो मत भूलिए ना। 18 महीने छोड़ के भी चले गए थे आप। 18 महीने छोड़ के चले गए थे तो परिणाम भी देखा था आपने, इधर नीतीश कुमार उधर सरकार। आप ये समझिए। लेकिन इस बार तो हालात अलग है ना। क्या इस बार तो अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो फिर तो बीजेपी का बोलबाला होगा, फिर तो आपको डोमिनेंस सहनी होगी बीजेपी की। देखिए, फिर नीतीश का कद वो पुराने वाला नहीं रहेगा कि बिहार में सरकार तो सुशासन बाबू की दरकार।
आप इस चीज को समझिए मैडम कि एक नीतीश कुमार जी ने पूरे चुनाव में कभी कहा है क्या कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने कहा है कि चाहे सरकार जिसकी भी बने, एनडीए को जितना भी बहुमत आएगा, भाजपा को जितना भी बहुमत आएगा, भारतीय जनता दल को जितना भी मत आएगा, परिणाम केवल नीतीश कुमार के रूप में बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कोई बात नहीं संजय वर्मा जी, नेताओं के साथ ये होता है कि कुछ चीजें वो समझ के भी नहीं समझना चाहते। जैसे आप अंतिम प्रचार को अंतिम चुनाव मान रहे हैं, अंतिम चुनाव को अंतिम प्रचार मान रहे हैं, कोई बात नहीं, आप नहीं समझ रहे कुछ चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सीधे चलता हूँ यहाँ से, मैं सीधे चलता हूँ नीरज राय जी के पास। नीरज राय जी, जैसे जैसे टाइम बनेगा वैसे वैसे आपकी संभावनाएं खत्म होती जाएंगी। अभी भी क्या वो जो अनंत सिंह के घर सफेद वाले रसगुल्ले बन रहे थे, अभी भी चाशनी डलवा रहे हैं आप उसमें कि तपेले निकाल के अलग रख दिया आपने बर्तन पूरे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे माहौल हमारे यहाँ था वैसा माहौल बना हुआ है। एनडीए घबराई हुई है, इसलिए अनाप शनाप जो भी मन में आ रहा है बोलते जा रहे हैं। रुझानों के हिसाब से आप देखते जाइए, थोड़े पलों के बाद आप आरजेडी की सरकार बनते हुए देखेंगे। और जहां तक दीपक जी आपने कहा अनंत सिंह जी के यहाँ पे जो रसगुल्ले बन रहे हैं, वो रसगुल्ले बिल्कुल बटेंगे और सभी में बटेंगे। और हार गए तो फिर रसगुल्लों का क्या होगा? वो बिल्कुल बरकरार रहेंगी। नीरज सिंह जी, मैं हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। नीरज राय जी, हार गए तो रसगुल्लों का क्या होगा, सफेद वाले? ऐसा नहीं है दीपक जी, हम लोग हार नहीं रहे हैं, रुझान आते आते रहते हैं और अभी तो बहुत कम ही गणना हुई है, अभी तो वक्त बाकी है। एनडीए को घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा नीरज जी, एक बात बताइए, क्या तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मान चुकी है? चलिए, अगर मान लीजिए चुनाव आयोग के रुझान में बीजेपी को 72 सीटें आगे और एनडीए को बहुमत से ज्यादा 124 सीटें, जेडीयू 47 सीटों पर आगे, तो कंसोलिडेट कर रही है दोनों अपनी पोजीशन। लेकिन एक बात बताइए नीरज राय जी, अगर यही स्थितियां परिणाम में तब्दील होती हैं तो क्या आपको लगता है कि जो गलती अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में की थी वही तेजस्वी ने यहां कर दी, कांग्रेस पर जरूरत से ज्यादा दांव खेलकर, और वही भारी कर पड़ गया? क्योंकि अगर देखा जाए आरजेडी इंडिविजुअली अच्छा परफॉर्म कर रही है। कांग्रेस को 70 सीटें दी, 15 से 18 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे हैं। जी 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 मैडम, मैं ये बोलना चाहूंगा, आरजेडी के साथ जो भी महागठबंधन के साथी हैं वो सभी बराबर परफॉर्मेंस दे रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को हम लोगों ने हद से ज्यादा सीटें दी या हमने हद से ज्यादा सीटें ले ली। सभी महागठबंधन के जितने भी हमारे साथी हैं वो सही परफॉर्मेंस कर रहे हैं और परफॉर्मेंस के साथ साथ रिजल्ट भी आने वाला है बहुत ही जल्द। और जहां तक बात रही रुझान की, तो रुझान तो ऊपर नीचे होते रह रहे हैं। फिलहाल सुबह से लेकर के अभी तक का जो आपने रुझान आप ही के द्वारा हम लोगों को जानकारी हो रही है, तो कभी एनडीए बढ़त में बढ़ रहा है, कभी हमारा महागठबंधन हो रहा है। और आप कुछ देर वेट करें, महागठबंधन की सरकार वो भी पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी को नकार दिया है। उनके हर एक विकास कार्यों में कहीं वो सफल नहीं रहे। आप किसी भी मामले को उठा करके देख सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं नकार दिया है, लेकिन नकारने के बाद भी बहुमत के आंकड़े को छू चुके हैं। नीरज राय जी, तोल मोल के बोलना चाहिए नेताओं को। ऐसा ना हो कि शाम को यही स्टेटमेंट में चलाऊं और मालूम पड़ा तेजस्वी हार गए। जी नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं नकार दिया है। अरे नकार दिया होता तो 133 सीटों पर एनडीए आगे होता, आप मात्र 100 पर। लेकिन दीपक जी, इस बीच एक और चीज है, 74 सीटें ऐसी हैं जिनमें आप जी एक अपडेट देना चाहूंगी। 74 सीटें ऐसी हैं जिसमें जो हार जीत का मार्जिन है वो 1000 के आसपास है, और 42 सीटें ऐसी हैं जिनमें हार जीत का मार्जिन जो है वो 500 के करीब है। तो समझ लीजिए कि अगर इनका टोटल कर लें तो 100 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जो बहुत ही क्लोज नेक टू नेक फाइट में हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक बार फिर से राउंड अप आपको बता देते हैं। 243 में से 243 के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए 133 पर आगे है, आरजेडी 100 पर आगे है, 33 का अंतर है, और एलजेपी 7 पर, यानी टोटल 40 सीटों का अंतर इस वक्त एनडीए और महागठबंधन के बीच आ रहा है। अदर्स के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। अब ये देखना होगा। देखिए, सुभाषिनी यादव, शरद यादव की बेटी पीछे चल रही है बिहारीगंज से,
रुझानों में फिलहाल एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पप्पू एनडीए यादव भी पीछे 133 चल सीट रहे पर, पप्पू यादव, इनके लिए मुझे बड़ा दुख होगा। हाँ, मतलब बहुत हर मेहनत जगह करी देखिए, बहुत मेहनत की, लेकिन जनता ने भरोसा नहीं दिया, काम पूरा करवाया। वो यही कह रहे थे कि भाई देखिए कोरोना में मैंने काम किया, बाढ़ में मैंने किया, ये लोग तो घर में बैठे हुए थे, फिर भी मैं हार रहा हूं, ये जीत रहे हैं। ये कमाल कैसे हो रहा है? सीधे चलता हूं मुकेश नायक जी के पास। मुकेश नायक जी, जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है, आपकी संभावनाएं कम होती जा रही हैं। नहीं, जिन 2 सीटों का आपने जिक्र किया है कि वो पिछड़ रहे हैं, पप्पू यादव और सुहासिनी यादव, ये दोनों सीटें ये लोग जीत जाएंगे। आगे आने वाले जो राउंड होंगे उसमें इनकी लीड बढ़ जाएगी। सर, पप्पू यादव आपके साथ नहीं है। 60 सीटों पर 1000 वोट का अंतर है और 40 सीटों पर 500 वोट से। पप्पू यादव की अलग पार्टी है, जन अधिकार नहीं हो, लेकिन ये जनाधार वाले नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो चुनाव परिणाम की संभावना है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। मैं ठीक है, आप चुनाव परिणाम की 100 सीटों पर जो अभी 100 सीटों के जो रुझान है, ये 100 सीटों ये रुझान बदल सकते हैं दीपक जी, 100 सीटों के रुझान। बिल्कुल, हम उस बात से निकार नहीं रहे हैं कि 74 सीटों पर हार जीत का मार्जिन 1000 से भी कम में इर्द गिर्द घूम रहा है, 42 सीटों पर 500, तो एक बहुत क्लोज फाइट है। और जैसे जैसे ईवीएम खोलेगी, हर ईवीएम में 1000 वोट होंगे, तो उससे हर पल ये जो है स्थितियां बदलती हुई जाएंगी। और इसीलिए आज कोरोना की वजह से हर ईवीएम में वोट भी कम थे, तो ज्यादा संख्या थी और राउंड्स भी ज्यादा होने वाले हैं काउंटिंग के, और साथ ही साथ जो है वक्त ज्यादा लगेगा। इसीलिए हो सकता है कि पूर्ण नतीजा आते आते शाम हो जाए। और देखिए, हम आपको उत्तर प्रदेश बता दें, 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में 28 में से 18 सीटों पर, यानी लग रहा है शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बचा जाएंगे। संजय वर्मा जी, आपका काउंटिंग सेंटर क्या कह रहा है? आपको लग रहा है कि यही रुझान रहेंगे या परिवर्तन होने की उम्मीद आपको कोई दिखाई दे रही है? संजय वर्मा जी, क्योंकि कांग्रेस अभी भी कॉन्फिडेंट है, महागठबंधन अभी भी कॉन्फिडेंट है, कह रहा है पीछे कर देगा आपको। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हम और वीआईपी सभी को मिलाकर के 160 सीट आएगा। आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। थोड़ी देर में सारे रुझान जो है, वोट का रुझान परिवर्तन हो जाएगा और 160 सीट से कम नहीं आएगा। 150 से लेकर 60 के बीच में पूरा बहुमत एनडीए को आने जा रहा है। इसको धीरे धीरे आप देखिएगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, 150 से 60 के बीच में एनडीए को पूरा बहुमत रहेगा। इसमें पहले से भी हम लोग बोल रहे हैं और ये तय है, इसमें कहीं कुछ अंतर नहीं होने वाला है। वो बेकार की बातें कर रहे हैं। अभी तो 123 था तो 100 हो गया, उस 80 पर हुआ के अटकेंगे, वो 70 से 80 के बीच में अटकेंगे। चलिए, तो आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। दीपक जी, एक चीज अगर आपसे समझें कि आरजेडी का जो परफॉर्मेंस रहा है, तो क्या आप, अगर ये नतीजे में ही तब्दील होता है रुझान, तो क्या आप तेजस्वी को मैन ऑफ द मैच देना चाहेंगे? कई बार हारी हुई पार्टी से भी मैन ऑफ द मैच निकल कर आते हैं। मैं मैन ऑफ द मैच इसलिए नहीं दूंगा तेजस्वी यादव को, क्योंकि अगर एनडीए यहां पर जीतता है, इसका मतलब तेजस्वी यादव अपनी पुरानी छवि से बाहर नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि ग्राउंड पे उनके लिए जितना मैसिव सपोर्ट दिखाई दे रहा था, क्या तेजस्वी उसको अपने लिए वोटों में कन्वर्ट कर पाए हैं? तेजस्वी की सभाओं के अंदर पिनास हम सब ने देखा था, बहुत भारी भीड़ आ रही थी और लोग यही सवाल कर रहे थे कि क्या इसको वोटों में कन्वर्ट कर पाएंगे। मैं इसे उनकी असफलता मानूंगा। और अगर एनडीए यहां पर क्लियर कट जीतता है, तो मैन ऑफ द मैच इस चुनाव के अगर कोई होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की जो नेगेटिव उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर था, उसको भी अगर किसी एक आदमी ने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि 15 साल तक लगातार सत्ता में बने रहना, उसके बाद चुनाव का सामना करना पड़ा, ऐसी परिस्थितियां बहुत कम होती है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के नतीजे जो हैं वो भी बीजेपी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। 7 में से 6 सीटों पर आगे चल रही है निरंतर। और योगी जी भी स्टार प्रचारक रहे थे बिहार में। उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक पर निशाना साधा था, तो कहीं ना कहीं वोट कंसोलिडेशन में उन्होंने भी एक बड़ी भूमिका निभाई थी। संबित पात्रा जी हमारे साथ सीधे जुड़ने वाले हैं। संबित पात्रा जी के पास चलेंगे। संबित पात्रा जी, आपका इलेक्शन का वॉर रूम क्या कहता है? क्योंकि अभी भी लोग कह रहे हैं कि लगभग 70 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1000 के अंतर से एनडीए आगे चल रहा है। ये मामला बदल भी सकता है, आप क्या कहेंगे?
12:30 की 12:40 की अभी की परिस्थितियों पर क्या एनडीए की जीत का दावा करेंगे? क्योंकि अभी काउंटिंग काफी कम राउंड की हुई है। देखिए, संयम एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है आज के दिन के लिए। आज ये जो काउंटिंग चल रहा है, याद रखिए कि कोई नॉर्मल काउंटिंग नहीं है, ये कोविड काल की काउंटिंग है। हर काउंटिंग सेंटर में एसओपी लगा हुआ है। 10 ईवीएम बॉक्स से ज़्यादा एक साथ नहीं खोले जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है ये जो रिज़ल्ट आप दिखा रहे हैं, इसको सॉलिडिफाई होते होते 2 बजे से लेके 4 बजे तक 4 बजे तक ये सॉलिडिफाई होगा। उससे पहले कभी भी अति उत्साहित किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होना चाहिए और ना ही हतोत्साहित होना चाहिए। इंतज़ार करना चाहिए, संयमित रहना चाहिए। 1 2-3 बड़े विषय जो मैं यहाँ रखना चाहूँगा छोटे से समय के अंदर। नंबर 1, जिस प्रकार का एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था 2 दिन से और कहा जा रहा था कि कृष्ण जी ने अवतार ले लिया है, चीफ मिनिस्टर आ गए हैं, उतर गए हैं, देखिए उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरा है और नतीजे जो भी होंगे, वो जो एग्जिट पोल दिखाया गया था वो एग्जिट पोल वाले नतीजे तो नहीं रहने वाले हैं। दूसरी बात, ये जो चुनाव हुए हैं, चाहे अमेरिका में ट्रंप और बाइडेन का चुनाव हुआ हो, चाहे बिहार में हुआ हो, चाहे अन्य जो बाइपोल के इलेक्शन हुए हो, ये दुनिया के सबसे टेस्टिंग टाइम पे हुआ है। अर्थात कोविड पेंडेमिक चल रहा है, उसके बीच में ये चुनाव हुए हैं। एक बात तो आज स्पष्टतः मालूम पड़ता है कि नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के समय जो काम किया है उसके ऊपर हिंदुस्तान की जनता, बिहार की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, गुजरात की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, तेलंगाना की जनता, झारखंड की जनता, सबने मोहर लगा दिया है। ये कोविड के ऊपर जो जीत का मंत्र नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आप कहिए रेफरेंडम हुआ है। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो कहा जाता था कि 10 लाख नौकरी के ऊपर, आज सुबह तक भी हमारे प्रतिद्वंदी कह रहे थे कि ये नौकरी के ऊपर चुनाव है, ये 10 लाख नौकरी दे देंगे। मोदी जी नौकरी नहीं दे पा रहे थे। देखिए अब चुनाव के नतीजे जो भी आएंगे, मैं बड़े बोल नहीं बोलूँगा और मैं स्क्रीन पे देख सकता हूँ मेरे बड़े भाई और बिहार के बड़े नेता पूर्व मंत्री आदरणीय शहनवाज जी भी आ गए हैं। हाँ सर, आज और एक पर मैं एक जानता फ्री हूँ है। शहनवाज जी भी मेरी बात से सहमत होंगे। बीजेपी में आज एक पर एक फ्री है। नहीं, ऐसे नहीं है संबित जी, आप बैठिए। नहीं, ऐसे नहीं है शहनवाज, हम आपके नहीं, हम फ्री, शहनवाज जी के साथ हम फ्री हैं। हमारे बड़े नेता जो बोल रहे हैं आप कंक्लूड करिए, फिर मैं शहनवाज जी के पास जाऊंगा। आप आखिरी बात बोल रहे थे। नहीं जी, हम दोनों बैठ सकते हैं, चिंता मत कीजिए। मैं हटूंगा भी नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए मेरे लिए गर्व का विषय है कि मेरे लिए गर्व का विषय है कि जिस बड़े भाई को प्रेरणा मानकर मैं प्रवक्ता बनना चाहता था, वैसे शहनवाज जी के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला है। मैं इसे गंवाना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उनका सानिध्य मिले और उनका आशीर्वाद मिले। दूसरी बात मैं कह रहा था कि देखिए ये जो जॉब्स विराट कोहली हैं, ये हर जगह कहा जा रहा था कि हम जॉब्स की, अरे प्रभु सर, ये जॉब्स के ऊपर जो है ये लड़ाई चल रही है। तो क्या हो गया, आज सुबह भी 9 बजे जॉब्स कर रहे थे, अभी क्या हो गया, व्हेन यू आर रॉब्ड ऑफ योर एग्जिट पोल, तो अब जॉब याद नहीं आ रहा है, अब कोई जॉब के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। और अंतिम बात मैं कहूँगा, और फिर पिच जो है हम कपिल देव जी को और गावस्कर जी को दे देंगे। हमारे कपिल देव भी हैं, हमारे गावस्कर भी हैं सैयद भाई। देखिए मैं यही कहना चाहूँगा, ये चुनाव मोदी जी का परफॉर्मेंस बनाम जो कास्टिज्म और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स थी उसका था, और इसमें परफॉर्मेंस जीता है। अभी रिजल्ट जो भी हो, अभी तक के रुझान दिखाती है कि परफॉर्मेंस मोदी जी का जीत रहा है और कास्टिज्म और अपीजमेंट के लिए, तुष्टिकरण के लिए कोई स्थान नहीं है। सीमांचलन जैसे जगह के एरिया में भी, वहाँ सीमांचल में भी आप देखिए, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का लीड है। वहाँ भी जो लोग अपीजमेंट और कास्टिस्ट राजनीति करते थे वो पिछड़े हुए हैं। धन्यवाद। ठीक है शहनवाज जी, मेरा सीधा सवाल, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? क्योंकि आपके पास तो हमसे ज्यादा सोर्सेज होंगे बिहार के अंदर। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या बढ़त बनी रहेगी, क्योंकि 3 सीटें एकाएक एनडीए की कम हो गई हैं, 133 से 130 पर आ गए आप। नहीं, आप ये देख लीजिए, संबित जी ने जो बात कही ना, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। संबित जी आप रहिए, अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं तो आप रहिए। आज 2 एंकर विद 2 बीजेपी स्पोक्स पर्सन मैं हूँ। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो सीमांचल की देखिए, किशनगंज भारतीय जनता पार्टी आगे जी। आपको मैं एक सीट बताऊंगा जो आप ताजुब करेंगे। दीपक चौरसिया जी जानते हैं, जोकीहाट अररिया ज़िले की वो सीट है जहां 2,90,000 वोट है,
2.25 लाख वहाँ वोट मुस्लिम वोट है और वहाँ से बीजेपी के रंजीत यादव करीब 11,000 वोट से आगे हैं। वहाँ तस्लीमुद्दीन के एक पुत्र आरजेडी से लड़ रहे हैं, एक पुत्र एमआईएम से लड़ रहे हैं और बीजेपी वहाँ 11,000 की लीड बना चुकी है। अगर जोकीहाट बीजेपी जीत रही है तो मुझे लगता है कि कोई सीट ऐसी नहीं है, क्योंकि मैं भी वहाँ 3 बार लोकसभा लड़ा हूँ, उस सीट पर लीड लेना ये 70 साल में पहली बार है। उसी तरह किशनगंज टाउन ये हम कभी नहीं जीते और वहाँ स्वीटी सिंह काफ़ी वोटों से आगे हैं। तो अगर किशनगंज और जोकीहाट अररिया ज़िले की अररिया सीट उस पर जेडीयू आगे है, तो मैं आपको बता रहा हूँ भागलपुर ज़िले की सीट टाउन से लेकर फिर 35 से लेकर हम बिहपुर इन सब सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो संबित जी ने कहा कि अब ये तिलस्म टूट गया है, जहाँ राहुल गांधी हैं वहाँ हार की गारंटी है। किशनगंज के इलाके में कांग्रेस ने बहुत सीटें ली और वो सब सीटों पर कांग्रेस बुरी तरीके हार मुकेश गई। नायक जी, जहाँ राहुल गांधी हैं वहाँ हार की गारंटी है। पहले ये कहा जाता था समीकरण और मुस्लिम बहुल इलाकों में भी शहनाज भाई एक जवाब मुकेश जी से ले लेते हैं। आपने बड़ा बयान दिया है अभी, जहां राहुल है वहां हार की गारंटी है। मुकेश नायक जी, देखिए, राहुल गांधी तो इनके शाहनवाज जी के दिमाग पर बैठे हुए हैं। अभी इन्हें आप जानकारी दे दीजिए कि 74 सीटें ऐसी हैं पूरे चुनाव में जो 500 से कम वोट के अंतर पे चल रही हैं और 21 सीटें ऐसी हैं जो 500 वोट से भी कम के अंतर से चल रही हैं। तो जैसा अभी संबित पात्रा जी ने कहा, थोड़ा हमें संयम बरतना चाहिए। तो लेकिन अगर मुस्लिम बहुल सीटों में जो शहनवाज जी कह रहे हैं जहां मुस्लिम डोमिनेंस इलाके हैं, MY समीकरण भी काम नहीं करा और बीजेपी का कमल वहां खिलता हुआ या बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, जो बात शहनवाज जी ने बताई जो 70 सालों में पहली बार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए चिंता का विषय नहीं है। कोर वोट बैंक भी चिटक रहा है मुकेश नायक जी। नहीं, ऐसा होता है, वोटों से आगे है, लेकिन चुनाव परिणाम अभी नहीं आया है और इन सीटों पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बिल्कुल एक तरफा वोट जाता है। उन इलाकों की गिनती बाकी है, ग्रामीण क्षेत्रों की, तो चुनाव परिणाम अभी वहां का भी बदल सकता है। अरे सर देखिए, आपकी पार्टी के नेता उदित राज जी ने फिर ईवीएम पर ठोकरा फोड़ने लगे हैं। उन्होंने अभी लिखा है उदित राज जी ने कि अमेरिका में अगर ईवीएम से चुनाव होता तो क्या ट्रंप हार जाते। मैं आपको जो सीट का बताया मैंने, सुनिए ना सर, एक सीट बता दूं, मुकेश जी की बात का एक जवाब दे दूं। जी। मुकेश जी ने कहा कि 500 वोट से, मैंने दो सीट बताई, सिर्फ 2 सीट, आप चेक करें। एक सीट है जो बिहार की सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल मानी जाती है, जोकीहाट, उसमें बीजेपी है 16,650 और आरजेडी है 6,107, यानी 11,000 के करीब वोट से हम आगे हैं। दूसरी जो किशनगंज जहां राहुल गांधी जी की सभा हुई थी, वहां पर बीजेपी को है 12,748 वोट और कांग्रेस को है 7,043 वोट, बस। तो 500 नहीं है, ये 2 सीट मैंने टेस्ट सीट बोली है, ये नोट कर लीजिए। अगर जोकीहाट और किशनगंज कांग्रेस इतना बुरा परफॉर्म कर रही है तो आप समझिए बिहार में तेजस्वी यादव को से आपने 70 सीट ले ली, लेकिन आप कहीं लड़ाई में नहीं है जनाब। ये 500 वाली सीट नहीं बताई, मैं पूछ के बताया। शहनवाज जी, जिन 74 सीटों का मैंने जिक्र किया है उसमें ये 2 सीटें नहीं हैं। ये 2 सीटों पर अभी लगभग 7 राउंड की गिनती शुरू, 7वें राउंड की गिनती खत्म हुई है। अभी यहाँ पर 20 राउंड की गिनती बाकी है। ठीक है मुकेश नायक जी, मैं आपके एक ट्वीट की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भले से आप हारे नहीं हैं, पर डॉक्टर उदित राज ने हार मान ली है और उन्होंने ट्वीट कर दिया है, अमेरिका में अगर ईवीएम से चुनाव होता तो क्या ट्रंप हार सकते थे। ये पहली बात उन्होंने कही है। संबित जी, जवाब चाहूंगा। ये देखिए, अभी लेटेस्ट बता दूं, एक मिनट बता दूं, ये 1 मिनट। जोकीहाट में बीजेपी 18,158
और आरजेडी 9,839, अभी लेटेस्ट बता दिया, और लीड बढ़ गई। ठीक है, ये टेस्ट सीट बता रहा हूं मैं आपको। आप सुन लीजिए संबित पात्रा जी। डॉक्टर उदित राज आगे ट्वीट में लिखते हैं, जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपक्रम की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती? यानी ईवीएम आ गई अब सीन के अंदर। बिल्कुल, उदित राज जी ने कह दिया है। सुबह से इंतजार था इस बात का, जब तक महागठबंधन आगे था तब ईवीएम बहुत अच्छी थी, लेकिन एक बार फिर ईवीएम बदनाम हुई। देखिए 9 बजे जॉब्स था और 1 बजते बजते तक ईवीएम हो गया है, ये तो होना ही था। मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, अभी यहाँ मुकेश जी वैसे कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता हैं, ये कभी भी अन्यथा नहीं बोलते हैं, सबका सम्मान करते हैं, मगर मुकेश जी ने अभी हमारे बड़े भाई शहनवाज जी को कहा कि आपके सर के ऊपर राहुल जी बैठ गए हैं या राहुल जी सवार हो गए हैं। आप जानते हैं किसके लिए कहा जाता है कि सर के ऊपर बैठ गया है? राहु के लिए कहा जाता है कि राहु काल सर पे बैठ गया है, और जब राहु काल सर पे बैठ जाता है तब सब गड़बड़ हो जाता है। मैं तो कहूँगा जिसके सर के ऊपर राहुल गांधी सवार हुए हैं, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो आप तेजस्वी हो, जिसके ऊपर सवार हुए हैं उसका कोई गति नहीं है, अन्य गति नास्ति, उसका हमेशा ही हश्र वही हुआ है जो हम अभी तक देखे हैं। इसलिए देखिए, किसी के सर के ऊपर राहुल गांधी को मत बैठाइए। और देखिए, मैं अभी भी बहुत संयम से कह रहा हूँ कि रिजल्ट के लिए हमें बहुत इंतजार करना पड़ेगा। अभी लाइव में आप करेक्ट कर दीजिए, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा मुकेश भाई। राहु का सिर नहीं होता, 9 ग्रहों में राहु और केतु, 9 ग्रहों में राहु और केतु ऐसे तो राहुल का भी वैसे ही है, होता ही नहीं है। चलिए, एक सवाल मेरा भी है, हालांकि बयान जो है वो 2 घंटे पहले का है। जी, मैं सीधे मुकेश नायक जी के पास जाना चाहता हूं। मुकेश नायक जी, ये ईवीएम को मुन्नी और शीला की तरह कांग्रेस ने क्यों बदनाम कर दिया है? देखिए दीपक जी, ईवीएम की कंट्रोवर्सी केवल भारत की नहीं है। जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई उन देशों ने भी ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया है। जापान में, अमेरिका में और बड़े बड़े देशों में, इंग्लैंड में ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं होता है। इसलिए ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता, उसकी तकनीक पर एक संदेह है लोगों को, इसमें कोई दो राह नहीं है। अगर संदेह नहीं होता तो जिन लोगों ने ईवीएम मशीन का इजाद किया, अपने देशों में उसका उपयोग किया, तो उन्होंने क्यों बंद कर दिया? वैसे संबित जी, क्या अमेरिका में ईवीएम भेजेंगे? मांग हो रही है, उदित राज जी मांग कर रहे हैं कि ट्रंप के लिए भी कुछ भेज देते हैं आप। देखिए, इन्होंने कहा ईवीएम का इस्तेमाल बंद हो जाना चाहिए। मैं तो मुकेश जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मैं तो इनको कहूँगा, क्योंकि ये खबर ऊपर तक पहुँचा देंगे। अरे ईवीएम ठीक है, राहुल गांधी का इस्तेमाल करना बंद करिए, कुछ भाग्य खुलने के आसार हो सकते हैं। जब तक राहुल गांधी का इस्तेमाल करेंगे कुछ नहीं हो सकता है, ये आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। आप बताइए कितना समझाएंगे? अब छोड़िए, हम भी क्यों समझाए, राहुल जी को इस्तेमाल करिए, अच्छी बात है। लेकिन प्रियंका गांधी जी भी तो पूरा जोर शोर से उत्तर प्रदेश में मुकेश नायक जी डटी हुई हैं, हर मुद्दे को उठा रही हैं। और नहीं, बिहार में नदारत रही, लेकिन जहां उत्तर प्रदेश में सब कुछ अपने हाथ में कमान संभाला, वहां पर भी आपको बता दें कि जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे मुकेश नायक जी, 6 बीजेपी के खाते में जाती हुई अभी दिख रही हैं शुरुआती रुझान में। तो राहुल गांधी भी और प्रियंका गांधी भी दोनों ही फैक्टर काम नहीं कर पा रहे हैं, लग रहा है। दीपक जी, आप जानते हैं जिस राज्य में चुनाव होते हैं लगभग उपचुनाव के नतीजे उस सरकार के अनुकूल ही आते हैं। आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, पूरी सरकार चुनाव लड़ती है। मध्य प्रदेश में मंत्री पोलिंग एजेंट बने हुए थे। अच्छा, तो राजस्थान में आपकी सरकार कैसे बन गई? मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार कैसे बन गई थी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब अगर उनके अनुकूल ही आने हैं तो फिर तो मतलब आप सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं मुकेश नायक जी, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं, उसकी निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट की। अच्छा। मैं सिस्टम पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट की, कि सरकारें उपचुनाव को मैनेज कर लेती हैं।